नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट की क्लास। उसमें अपन संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। इस सब्जेक्ट को मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है दोस्तों इस सब्जेक्ट का रेनफेड एग्रीकल्चर, दूसरा क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है और वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है। दोस्तों, जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में 70% किसान किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। जब रेन होगी तभी ही क्या होंगी, खेती करेंगे। और जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपने सुना होगा कि कोई जल अफवाह तंत्र होता है, जिधर से क्या होता है, जल का अफवाह जाता है या जल जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जो जल जाता है जिस साइड से, उस एरिया को और उसके आसपास के एरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाटरशेड। क्या बोलते हैं? वाटरशेड बोलते हैं। और इसके मैनेजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं? वाटरशेड मैनेजमेंट। इसकी अपन अभी डायग्राम से भी चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसके अपने सिलेबस में 10 टॉपिक दे रखे हैं, और जो वाटरशेड मैनेजमेंट है, इसके अपने 6 टॉपिक दे रखे हैं। वन बाय वन अपन सभी टॉपिकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन करते हैं जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसके फर्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसमें अपने को पढ़ना क्या है? इस टॉपिक में अपने को पढ़ना है दोस्तों रेनफेड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस पढ़ना है इसको। इंडिया में रेफरेंस किसकी किसकी दृष्टि से पढ़ना है? राजस्थान की दृष्टि से पढ़ना है। राजस्थान को ध्यान में रखते हुए इसका क्या देखना है? इम्पोर्टेंस पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। किसकी चर्चा करते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल किसको बोलते हैं? जो एक वर्ष में वार्षिक वर्षा होती है उसको बोलते हैं एनुअल रेनफॉल। अब ऐसी भूमि देखनी है अपने को जहां पर एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm से अधिक हो। एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm से ज्यादा हो। और खेती पूर्ण रूप से किस पर निर्भर हो? वर्षा पर निर्भर हो। और वहां पर क्या करे? क्रॉप प्रोडक्शन करे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर। दोबारा से समझ लीजिए दोस्तों, रेनफेड एग्रीकल्चर किसको बोलेंगे? ऐसी भूमि जहां पर एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm से अधिक हो। और उस जो भूमि है वो किस पर निर्भर हो? वर्षा पर निर्भर हो। और उसमें क्या किया जाए? क्रॉप प्रोडक्शन किया जाए। तो ऐसी फार्मिंग को क्या बोलते हैं? रेनफेड फार्मिंग बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ रेनफेड फार्मिंग। जो रेनफेड फार्मिंग से वर्षा आधारित खेती है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है मेनली। पहला है ड्राई फार्मिंग, शुष्क कृषि। इसके बाद में ड्राई लैंड फार्मिंग। इसके बाद में है रेनफेड फार्मिंग। अब अपन इन तीनों की चर्चा कर लेते हैं, डेफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होता है दोस्तों? इसकी संपूर्ण पूरी डेफिनेशन की चर्चा न करके अपन शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं कि जो एनुअल रेनफॉल, अगर इसकी पूरी चर्चा करें तो ऐसी भूमि जिसकी एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm या इससे कम हो। और ये मतलब कहाँ पर की जाती है? एरिड जोन्स में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? ड्राई फार्मिंग की जाती है एरिड जोन्स में। और ड्राई फार्मिंग किसको बोलते हैं? ऐसी कृषि जो एनुअल रेनफॉल जहाँ की कितनी हो? 750 mm या इससे कम हो, वहाँ पर जो कृषि की जाती है, वर्षा आधारित कृषि की जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग इसको बोलेंगे दोस्तों जिसमें एनुअल रेनफॉल कितनी हो? 750 mm से 1150 mm। कितनी हो? 750 mm से 1150 mm क्या हो? एनुअल रेनफॉल हो। और वो कृषि किस पर आधारित हो? वो हो रेनफॉल पर आधारित या वर्षा पर आधारित। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड फार्मिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राई लैंड फार्मिंग। और ये कहां पर की जाती है? सेमी एरिड जोन, मतलब अर्ध शुष्क।
अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग किसको बोलेंगे? जिसकी एनुअल रेनफॉल मतलब वार्षिक वर्षा कितनी हो? वार्षिक वर्षा हो 1150 mm से अधिक हो। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, ये जो रेन फेड फार्मिंग है, रेन फेड फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज में। कहाँ पर की जाती है दोस्तों? ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड एरियाज में, मतलब आर्द्र और उपाद्र क्षेत्रों में। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस। अब जो अपनी रेनफेड एग्रीकल्चर है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? इसकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला अपन टॉपिक पढ़े तो जो टोटल प्रोडक्शन होता है अपने इंडिया में, जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 42% किससे आता है? ड्राई लैंड से आता है। और जो बाकी है 58% वो किससे आता है? वो आता है दोस्तों रेन फेड एंड इरिगेशन से। किससे आता है? रेन फेड एंड इरिगेशन से आता है। और 42% किससे आता है? ड्राई लैंड फार्मिंग से आता है। इसके बाद में चलते हैं सेकंड की ओर, कि देश में अपने इंडिया में 70% जो किसान हैं वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर निर्भर है। रेन होगी तभी ही क्या होगी? फार्मिंग होगी। तो जो 70% लोग हैं वो किस पर निर्भर है? रेन पर, मतलब वर्षा पर निर्भर है। अब जो 70% लोग वर्षा पर निर्भर है, तो वर्षा आधारित जो खेती है उसकी तो इम्पोर्टेंस होगी ना। 70% जो इरिगेशन जो फार्मिंग होगी उसका जो प्रोडक्शन आएगा उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस है ना। अपन उसका इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसका क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किसका? रेनफेड एग्रीकल्चर का। इसके बाद में चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है अपने इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस जो क्रॉप्स होती है, जैसे गन्ना हो गया और चुकंदर वगैरह हो गए। तो ये जो इंडस्ट्रियल मतलब उद्योगों के लिए जो कच्चा माल प्रोवाइड करवाती है जो क्रॉप्स, वो लगभग किससे आती है? ड्राई लैंड फार्मिंग से आती है। किससे आती है? ड्राई लैंड फार्मिंग से आती है। उनका बहुत बड़ा जो प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? ड्राई लैंड फार्मिंग से होता है, जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्रॉप्स होती है। अब इसके बारे में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये है जो ऑयल सीड्स एंड पल्सेस हैं। ऑयल सीड तेलीय फसलें और दलहनी फसलें, इनका 75% 75% प्रोडक्शन किससे आता है? ड्राई लैंड फार्मिंग से आता है। और जो कोर्स ग्रेन होते हैं, कोर्स ग्रेन मतलब मोटे दाने वाली जो फसलें होती है, जैसे सोरगम हो गया और पर्ल मिलेट्स वगैरह, अदर मिलेट्स हो गए, तो इनका 90% प्रोडक्शन किससे आता है? ड्राई लैंड फार्मिंग से आता है। ऑयल सीड और पल्सेस का तो 75%, और जो कोर्स मिलेट्स हैं इनका इनका नंबर 90% किससे आता है? ड्राई लैंड फार्मिंग से आता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब अपने पास इरिगेशन के लिए वाटर तो है नहीं। इरिगेशन के लिए एक सीमित मात्रा में वाटर है जो भी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो इरिगेशन के लिए वाटर नहीं है, तो अपने को वर्षा पर आधारित क्या करनी पड़ेगी? खेती करनी पड़ेगी। और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको भोजन और रोजगार प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके बाद में चलते हैं जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। देखिए दोस्तों, पहली है, आप इंग्लिश के वर्डों को देखकर घबराना मत। मैं इन जो इंग्लिश के वर्ड हैं इनको हिंदी में आपको समझा दूंगा, तो आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद में है, पहला है दोस्तों, पहली विशेषता क्या है? एंडुलेटिंग सोइल सरफेस, मतलब लहरदार मृदा सतह। अब इसको समझते हैं दोस्तों। रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब, ध्यान से समझना, समझते हुए ये सब्जेक्ट ऐसी है कि अपने इसके टॉपिकों को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इसका वर्णन, आगे का जो वर्णन है ये तो अपने आप ही अपने को याद हो जाएगा। कैसे दोस्तों? जैसे अपने को पूछ रहा है रेनफेड एग्रीकल्चर की विशेषता, क्या पूछ रहा है? रेनफेड एग्रीकल्चर की विशेषता। अब देखिए दोस्तों, रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब वर्षा पर आधारित। जब वर्षा ऐसे तो है नहीं कि कोई लिमिट मात्रा में होती है। अपन इरिगेशन करते हैं तो खेत में लिमिट मात्रा में कर सकते हैं जितनी आवश्यकता होती है। अब जब वर्षा होती है तो उसमें ज़्यादा पानी भी आता है। तो ज़्यादा पानी आएगा, जब ज़्यादा पानी आएगा तो क्या होगा? मृदा में कटाव होगा। मृदा में कटाव होगा तो मृदा कैसी बनेगी? लहरदार, मतलब उसमें कटाव हो जाएगा तो उसकी जो सरफेस है, सरफेस कैसी बन जाएगी? लहरदार। तो पहला तो क्या हो गया? एंडुलेटिंग सोइल सरफेस, मतलब
लहरदार मृदा सतह है। इसमें क्या होती है, रेन अधिक होती है। रेन अधिक होने के कारण इरोजन भी क्या होता है, सॉइल इरोजन भी अधिक होता है। इसके बाद में है दूसरा, अनसर्टेन एंड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल। मतलब जो रेनफॉल होती है, रेनफेड एग्रीकल्चर में जो रेनफॉल होती है वो अनसर्टेन होती है, निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है और लिमिटेड होती है। अपन अपने अकॉर्डिंग इस रेनफॉल को नहीं बुला सकते और ना ही अपनी अकॉर्डिंग क्वांटिटी में अपन बुला सकते हैं। तो ये क्या होती है, अनिश्चित और लिमिटेड होती है, सीमा होती है इसकी। अब इसके बाद में चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप। अब देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को समझिए कि जो सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप बोल रहा है, मतलब जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, रेनफेड एग्रीकल्चर में अपन कैसी क्रॉप्स को उगाएंगे, अपन उगाएंगे जिनको पानी की कम आवश्यकता हो, ड्रॉट रेसिस्टेंट हो। मतलब अपने पास मान लो 10 बीघा खेती है, 10 बीघा खेती में अपने पास पानी है नहीं, वर्षा पर आधारित है, तो अपन क्या देखेंगे कि अपने को ऐसी क्रॉप उगानी है जो कम पानी में भी, जैसे वर्षा अकाल पड़ जाए उस टाइम भी उसमें थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो, ऐसी क्रॉप्स को उगाते हैं। तो जो रेनफेड एग्रीकल्चर होती है उसमें टोटल देखा होगा आपने, जहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर रबी के सीजन में तो सरसों ही सरसों होती है पानी की कमी के कारण। और जैसे अगर जहाँ पर पानी की कमी होती है तो उनमें खरीफ में गंवार, मूंग, बाजरा वगैरह बोते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप जो रेनफेड एग्रीकल्चर होती है उसमें सिमिलर टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं। इसके बाद में है लोअर क्रॉप यील्ड। लोअर क्रॉप यील्ड का मतलब है दोस्तों, जो क्रॉप की यील्ड होती है, उपज होती है, वो कम होती है। कैसे दोस्तों, उसमें देखते हैं कि जो गरीब किसान होते हैं, गरीब किसान होते हैं वो विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रिप सिस्टम है, आजकल टेक्नोलॉजी तो आ गई कि जो रेनफेड फार्मिंग है इसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत है, पर उनके लिए पैसे की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो इसलिए जो गरीब आदमी होते हैं, गरीब किसान होते हैं, वो इनको एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। एडॉप्ट नहीं करने के कारण इनकी क्या होती है, क्रॉप यील्ड क्या होती है, कम होती है। आई होप आपको पहला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने पढ़ ली रेनफेड की डेफिनेशन, इसके बाद में टाइप्स, इसके बाद में पढ़ने क्या पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों अपना, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक अंतर पढ़ लेते हैं जो बार बार अपने एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होता है। रेनफेड एग्रीकल्चर पहला क्या है, रेनफेड एग्रीकल्चर और ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग में अंतर क्या होता है। अब जो रेनफॉल होती है, रेनफेड एग्रीकल्चर, रेनफेड फार्मिंग होती है उसमें रेनफॉल कितनी होती है, 750 mm से अधिक। और जो ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग होगी उसमें 750 mm से कम होगी। इसके बाद में है विंड वेलोसिटी, जो वायु की गति होती है वो रेन फेड फार्मिंग में क्या होती है, कम होती है, और ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद में है सभी, आरएफ का मतलब होता है रेन फेड फार्मिंग और डीएफ का मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग। जो सभी रेन फेड फार्मिंग है वो ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं है। सभी रेन फेड फार्मिंग ड्राई लैंड फार्मिंग नहीं है, पर सभी ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, रेन फेड फार्मिंग होती है। अभी देख लो, पहले अपन ने पढ़ा था, एक मिनट देखिए दोस्तों, टाइप्स किसके पढ़े थे, रेनफेड एग्रीकल्चर के। मतलब सभी रेनफेड फार्मिंग क्या है, सभी ड्राई फार्मिंग क्या है, सभी ड्राई फार्मिंग रेनफेड फार्मिंग है, पर रेनफेड फार्मिंग क्या नहीं है, ड्राई फार्मिंग नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बिंदु। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, इवोपरेशन, जो मतलब वाष्पीकरण होता है वो जो रेनफेड फार्मिंग होती है उसमें कम होता है, और जो ड्राई फार्मिंग होती है मतलब वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी अधिक होगा, वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है वाटर कंजर्वेशन जरूरी नहीं। जो रेनफेड फार्मिंग है उसमें थोड़ी वर्षा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो उनमें वाटर कंजर्वेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ड्राई फार्मिंग होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, इनमें हमेशा किस पर ध्यान देना चाहिए, ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि जो रेनफेड फार्मिंग है इसमें जो ग्रोविंग सीजन,
क्रॉप की जो उगाने की अवधि है वो अवधि लगभग 200 डेज से अधिक चलेगी। पर जो ड्राई फार्मिंग है, ड्राई लैंड फार्मिंग है, इसमें 200 से कम होनी चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे रेनफेड फार्मिंग में वर्षा ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है तो ज़्यादा टाइम तक होगी, मतलब अपन अधिक अवधि की फसल भी उगा सकते हैं। पर ड्राई फार्मिंग के में क्या होती है, अवधि कम होती है, मतलब कम अवधि की अपने को फसलें उगानी चाहिए। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना दूसरे टॉपिक में अपने को पढ़ना है जो रेनफेड एग्रीकल्चर है दोस्तों। रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? जो अपनी रेनफेड एग्रीकल्चर वर्षा पर आधारित फसल है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? अब आप इंग्लिश की टर्म्स को देख के घबराना मत, ये नॉर्मल टर्म है जो अपन लगभग यूज करते हैं, और इनको मैं हिंदी में बता दूंगा। अगर कोई हिंदी में नोट डाउन करना चाहता है तो हिंदी में नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में है पहली प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है? जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, इसकी पहली प्रॉब्लम है दोस्तों क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स, जलवायु संबंधित समस्याएं। दूसरी क्या है? सॉइल प्रॉब्लम्स। और तीसरी क्या है? टेक्नोलॉजी संबंधी। और चौथी क्या है? इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम। और पांचवी क्या है? सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इनको अपन समझते हैं। सबसे पहले है क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स। क्लाइमेटिक जलवायु से संबंधित प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? पहली है दोस्तों रेनफॉल। देखिए दोस्तों, जो रेनफेड एग्रीकल्चर है, रेनफेड एग्रीकल्चर में क्या होती है? वर्षा पर आधारित होती है। अब वर्षा की मात्रा कभी तो ज्यादा हो जाती है और कभी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ज्यादा मात्रा होगी तो भी प्रॉब्लम है, और कम होगी तो भी प्रॉब्लम है। मतलब एक तो क्या हो जाएगी? रेनफॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद में दूसरी हाई टेम्परेचर। क्या होता है दोस्तों? इसमें हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होगा तो वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, पौधे को क्या होगी? जल की कमी होगी। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में है लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH, सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। सापेक्ष आर्द्रता पौधे के लिए एक मीडियम लेवल पर होनी चाहिए, 75% से अधिक होनी चाहिए। ये कम होगी तो पौधे की ग्रोथ भी क्या होगी? कम होगी। इसके बाद में चलते हैं हाई विंड वेलोसिटी। जब जो विंड वेलोसिटी है, वायु की गति है, ये क्या हो? अधिक हो तो भी क्या है? रेनफेड फार्मिंग को क्या है? प्रॉब्लम है। तो हाई विंड वेलोसिटीज नहीं होनी चाहिए, मतलब वायु की गति अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में है सॉइल संबंधित प्रॉब्लम। सॉइल संबंधी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये सभी प्रॉपर्टीज तो देखी होगी आपने सॉइल की। अब पहली है फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है दोस्तों? फिजिकल में होता है जैसे मृदा की टेक्सचर हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, इनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे वर्षा अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? जो मृदा की ऊपरी सतह है वो क्या होगी? बहकर जाएगी, मतलब उसकी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा? चेंजेस होगा। फिजिकल समझ गए होंगे। फिजिकल प्रॉब्लम्स ये हो जाएगी। केमिकल प्रॉब्लम्स क्या होगी? इसमें जो न्यूट्रिशन वगैरह पाए जाते हैं मृदा में, जो न्यूट्रिशन वगैरह पाए जाएंगे वो क्या होंगे? वर्षा के साथ, वर्षा का जो पानी है उसके साथ क्या जाएंगे? बहकर चले जाएंगे, तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। इसके बाद में है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होता है? जब वर्षा की कमी होगी, वर्षा की अधिकता होगी, तो जो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे वो क्या होंगे? प्रभावित कर हो जाएंगे, और जो उनकी जो कार्य है, कार्य क्षमता है, वो भी क्या होगी? प्रभावित होगी। इसलिए फसल का क्या होगा? प्रोडक्शन भी प्रभावित होगा। इसके बाद में चलते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आती है हैवी वीड इन्फेस्टेशन। मतलब जो वर्षा आधारित खेती होती है इसमें क्या होता है दोस्तों? वीड की फसल, जो खरपतवार सघनता है, ये क्या रहती है? अधिक रहती है। इसके बाद में है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे? जैसे मान लो कोई खेत है, खेत में जब भी वर्षा होगी, वर्षा होगी तो वर्षा के साथ ऊपरी जो परत है, सॉइल की ऊपरी परत है, वो क्या होगी? बहकर जाएगी। बहकर जाएगी तो ऊपरी जो सतह होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अधिक होते हैं। तो ऊपरी सतह जब बहकर जाएगी तो उसमें क्या होगा? सॉइल फर्टिलिटी का भी क्या होगा? लॉस होगा। इसके बाद में चलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट हाई यील्डिंग वेराइटीज। मतलब क्या होता है दोस्तों इसका? जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है, न्यू वेराइटीज होती है, उनका जो किसान है यूज नहीं करते। कैसे कैसे? इसमें क्या होता है दोस्तों? रिस्क बहुत ज्यादा होती है। रिस्क कैसे? जैसे कि ड्रॉप के कारण नष्ट हो जाएगी, अधिक रेन होगी तो नष्ट हो जाएगी। तो जो किसान होते हैं वो इन वेराइटीज का यूज बहुत कम करते हैं दोस्तों।
आई होप समझ में होगा। इसके बाद में है दोस्तों चौथा, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स में पहली आती है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है ऋण। अपन फसल के लिए रिस्क लेकर अपन क्या ले, ऋण ले। फसल के लिए क्या ले, ऋण ले। तो ऋण ले तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है। अभी मैंने बताया कि रिस्क बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा वर्षा हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो इनमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो किसान जो ऋण लेता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश में रहता है। तो वो ऋण नहीं लेता है, अच्छे से टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होगा। रेनफेड एग्रीकल्चर की ये भी क्या है, क्रेडिट वाली भी क्या है, एक प्रॉब्लम है कि वो ऋण नहीं ले पाता किसान। इसके बाद में है नेक्स्ट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या प्रॉब्लम आती है, देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कोई बाजरे की खेती कर रहे हैं, पार्ल मिलेट की अपन क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें मान लो एंड में क्या हो जाए, एंड में वर्षा हो जाए, एंड में वर्षा हो जाए, कटाई के बाद में वर्षा हो गई, तो वो क्या हो जाती है, क्रॉप क्या हो जाती है, जो प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा खराब हो जाता है, उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाती है। क्वालिटी डैमेज हो जाएगी तो उसके मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी। आई होप समझ में होगा। इसके बाद में है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब इन जो रेनफेड फार्मिंग है इसमें रिसर्च और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद में फार्म लेवल नॉलेज, जो किसान है, किसान को जो रेनफेड एग्रीकल्चर है इसकी नॉलेज बहुत ही कम है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, पांचवी प्रॉब्लम है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कैसे, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होता है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ में होता है जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जैसे जल वगैरह हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनका क्या करता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा है। मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, इससे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको क्या हो रही है, इनको इनकी कमी आ रही है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण। तो इससे भी क्या पड़ रहा है, रेनफेड एग्रीकल्चर पे क्या हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। इसके बाद में है लैंड टेन्यू एंड फ्रेगमेंटेशन। मतलब जो लैंड है, भूमि है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो लैंड है, भूमि क्या है, इसके क्या है, टुकड़े बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और किसानों के पास बहुत कम खेती करने के लिए जमीन प्रोवाइड होती है। मतलब जैसे मान लो एक फार्मर है, उसके पास 50 बीघा है, पांच अब उसके बेटे हो गए, तो पांच बेटों की कितनी होगी, 10-10 बीघा होगी। तो उनके क्या हो रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं, जो लैंड है, लैंड के क्या हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं। तो उनमें जो रियल में जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी चाहिए वो नहीं करवा पाता एक छोटे भूखंड में। आई होप आपको समझ में होगा। दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में चलते हैं तीसरे टॉपिक की ओर। तीसरा टॉपिक है दोस्तों अपना, एक मिनट, तीसरा टॉपिक है दोस्तों अपना सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। मतलब जो सोइल है और वाटर है इसकी कंजर्वेशन की टेक्नोलॉजीज क्या क्या है। जो सोइल है और वाटर है, अब आपको पता है रेनफेड एग्रीकल्चर है, रेनफेड एग्रीकल्चर में वाटर का भी क्या होता है, वाटर का भी बहाव तेज होता है, और सोइल भी क्या होती है, इससे इरोजन होता है। सोइल का क्या होता है, इरोजन होता है, और वाटर भी क्या होता है, वेस्टेज जाता है। तो देखिए दोस्तों, पहला है इसकी मेजर करना, इसको रोकना एक बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बाद में पहला टॉपिक, पहला उपाय अपने क्या क्या कर सकते हैं, सस्य संबंधित उपाय। सस्य संबंधित उपाय में आएगा कि सस्य संबंधी उपाय अपन कब यूज करते हैं, जब स्लोप क्या हो, ढाल हो 2% से कम। जब मृदा की ढाल कितनी हो, 2% से कम हो, तब अपन एग्रोनॉमिक मेजर्स का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से मेजर्स आते हैं, कंट्यूर कल्टीवेशन। कंट्यूर कल्टीवेशन का होता है दोस्तों, कंट्यूर कल्टीवेशन में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, कंट्यूर बना बना कर खेती की जाती है, जिससे जो पहाड़ी पर जो वर्षा होती है वो वर्षा डायरेक्ट ना आकर कंट्यूरों में, जो कंट्यूर बनाए जाते हैं उनमें आकर धीरे धीरे आता है। तो इससे जो सोइल का इरोजन होता है और वाटर का बहाव होता है
वो भी क्या होता है, रुकता है। वाटर का भाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो मृदा का क्षरण है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें सोइल और सोइल फर्टिलिटी का क्या होता है, संरक्षण होता है, कंजर्व होता है। कैसे सोइल फर्टिलिटी, मतलब जब एक तो डायरेक्ट वाटर आए, डायरेक्ट वाटर आएगा तो वो मृदा का कटाव करता आएगा, तो सोइल फर्टिलिटी यानी मृदा की ऊपरी सतह भी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में है दूसरा है मल्चिंग। मल्चिंग कैसे दोस्तों, जैसे कोई भी सोइल है, सोइल पे अपने को पता है कि वाटर की रेनफेड एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो उनमें मल्चिंग कर देते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर या तो घास बिछा देंगे, या क्या करेंगे, या उसके क्रॉप रेसिड्यूज, क्या करेंगे, क्रॉप रेसिड्यूज बिछा देंगे, या लीव्स, पत्तियां बिछा देंगे, या मेन्यूर्स, या पॉलीथीन की फिल्म, मतलब पॉलीथीन की पन्नी बिछा देंगे। तो उससे क्या होता है दोस्तों, वाष्पीकरण रुकता है। तो वाटर का कंजर्व कैसे होगा, वाष्पीकरण रुक जाएगा, जो ट्रांसपिरेशन है वो रुक जाएगा, और मृदा का क्षरण भी रुक जाएगा। मृदा के ऊपर अगर अपन क्या बिछा दें, क्रॉप रेसिड्यूज वगैरह, लीव्स वगैरह, मेन्यूर्स वगैरह, और पॉलीथीन फिल्म वगैरह बिछा दें, तो उससे क्या होता है, वाष्पीकरण रुकता है और मृदा का क्षरण भी रुकता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टियों में फसल लेना। पट्टियों में, एक पट्टी में दूसरी फसल ली, दूसरी पट्टी में दूसरी फसल ली, तीसरी में तीसरी। तो इससे क्या होता है, जो सॉइल का इरोजन होता है वो भी क्या होता है दोस्तों, रुकता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की और। नेक्स्ट है मैकेनिकल मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स का मतलब क्या होता है, यांत्रिक उपाय। क्या होता है, यांत्रिक उपाय। यांत्रिक उपाय कब अपनाते हैं, कब यूज लेते हैं, जब स्लोप क्या हो, ढाल क्या हो, मृदा की ढाल हो 2% से अधिक। क्या हो दोस्तों, 2% से अधिक जब उसकी मृदा की ढाल हो, तो उसमें क्या यूज में लेते हैं, मैकेनिक मेजर्स यूज में लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद में चलते हैं दोस्तों इसके टॉपिक्स की ओर, कि इसमें क्या क्या उपाय करते हैं अपन मैकेनिकल मेजर्स में। मैकेनिक मेजर्स में पहला है दोस्तों सब सोइलिंग। क्या है, सब सोइलिंग। सब सोइलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कठोर परत होती है मृदा की, क्या होती है, कठोर परत होती है, उसको क्या करना, तोड़ना। अगर मृदा की अपन कठोर परत को तोड़ेंगे तो वाटर इनटेक, मतलब जो वाटर की ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। इसके बाद में है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग कब यूज में लेते हैं अपन, कंटूर बंडिंग जब 6% से ज्यादा मृदा की ढलान क्या हो, 6% से ज्यादा हो, तो अपन क्या यूज में लेते हैं, कंटूर बंडिंग बनाते हैं। और ये कहां पर की जाती है, एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स में। कहां पर की जाती है, एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स में। इसके बाद में है बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग कब यूज में लिया जाता है, 16 से 33% स्लोप हो तब क्या लिया जाता है, बेंच टेरेसिंग यूज में लिया जाता है। इसके बारे में फॉरम पॉन्ड। फॉरम पॉन्ड बनाकर एक खेत में क्या, तालाब बनाकर उसमें अपन जो ज्यादा रेनफॉल हो तब उसका वाटर का कंजर्व करते हैं, तो मृदा क्षरण भी रुकता है, और जो वाटर का वेस्टेज होता है वो भी रुकता है। इसके बारे में फॉरेस्ट्री मेजर्स। फॉरेस्ट्री मेजर्स में क्या होता है, जो खेत होता है उसके चारों तरफ क्या, ट्रीज लगा दे। ट्रीज लगा दे तो इससे सॉइल का इरोजन भी कम होगा, जो और वो विंड वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद में है एग्रोस्टोलॉजिकल मेजर्स, मतलब घास संबंधी उपाय। घास संबंधी उपाय कैसे, जैसे चारों तरफ है, खेत के चारों तरफ अपन क्या लगा देंगे, घास लगा देंगे। उससे क्या हो, सोइल इरोजन कम हो। क्या हो, सोइल इरोजन कम हो। तो अपन ने तीसरे टॉपिक में क्या पढ़ा दोस्तों, सोइल और वाटर का कंजर्वेशन कैसे कैसे करें, इसकी क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला अपन ने पढ़ लिया एग्रोनॉमिक, सस्य संबंधी, दूसरा यांत्रिक, तीसरा फॉरेस्ट्री, और चौथा एग्रोस्टोलॉजिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज की क्लास का अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ड्रॉफ्ट, मतलब सूखा। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि सूखा होता क्या है। सूखा क्या है, एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि लंबे समय तक वर्षा के अभाव में एवं तीव्र वाष्पीकरण से निर्मित होता है। कैसे दोस्तों, जैसा कि अपने पास एक लैंड है, 10 बीघे भूमि का क्या है, टुकड़ा है, उसमें वाटर था, लंबे समय तक वहां पर वर्षा नहीं हो रही,
इरिगेशन की सुविधा नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, जो अपनी सोइल सरफेस है, सोइल सरफेस से क्या होगा, लंबे समय तक वर्षा तो आ नहीं रही, नमी तो आ नहीं रही, इसमें मॉइस्चर तो है नहीं, तो क्या होगा दोस्तों, इसमें वर्षा के अभाव में तीव्र वाष्पीकरण होगा। अब धूप पड़ती है, धूप से क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, जो मृदा में जो पानी की मात्रा थी, मॉइस्चर की मात्रा थी, वो भी क्या चली जाएगी, ऊपर बादलों में चली जाएगी वाष्पोत्सर्जन के रूप में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब एक विशिष्ट प्रक्रिया है, विशिष्ट प्रक्रिया में लंबे समय तक क्या नहीं होती, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो वाष्पीकरण के कारण जो मृदा में मॉइस्चर होती है उसका भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसकी कमी के कारण क्या उत्पन्न होता है, सूखा उत्पन्न होता है, ड्रॉट उत्पन्न होता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। इसके बाद में चलते हैं टाइप्स ऑफ ड्रॉट। सूखा के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला है मीटेरोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा है हाइड्रोलॉजिकल, तीसरा है एग्रीकल्चर। मतलब पहला क्या हो गया, मौसम संबंधी सूखा, दूसरा हाइड्रोलॉजिकल सूखा, हाइड्रोलॉजिकल सूखा, तीसरा क्या है, एग्रीकल्चर कृषि सूखा। अब पहला है मीटरोलॉजिकल सूखा। ये कब होता है दोस्तों, मौसम संबंधी सूखा जब होता है जब एक क्षेत्र में सामान्य वर्षा 10% से कम होती है। कोई क्षेत्र है, कोई एरिया, उसमें 10% से अगर कम वर्षा हो रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मौसम संबंधी सूखा। क्या बोलते हैं, मौसम संबंधी सूखा। लंबे समय तक बारिश न होने के कारण ये सूखा उत्पन्न होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपना हाइड्रोलॉजिकल सूखा। ये क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोलॉजिकल सूखा उसको बोलते हैं जब कोई, मान लो अगर इसके डेफिनेशन में इजी लैंग्वेज में बताऊं, कोई अपने पास सोर्स है, जैसे नदी है, तालाब है, डैम है, इनमें वाटर की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोलॉजिकल सूखा उत्पन्न होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट उत्पन्न होता है। जो वाटर के सोर्सेस होते हैं उनमें पानी की कमी के कारण जो सूखा उत्पन्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल सूखा। अब इसकी डेफिनेशन क्या दे देखिए, इसको उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके दौरान कोई जल प्रबंधन प्रणाली है पानी के उपयोग की आपूर्ति में क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। मैंने डेफिनेशन बताई वो लिख लेना, वो इजी रहेगी। कि जो वाटर के सोर्सेस हैं उनमें पानी की कमी के कारण, वाटर के सोर्सेस में पानी की कमी के कारण जो सूखा उत्पन्न होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सूखे की। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर ड्रॉट। क्या होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है दोस्तों कि जब कोई मृदा है, मृदा में क्या है, अपर्याप्त नमी है, फसल के विकास के लिए क्या है, अपर्याप्त नमी है, और अत्यधिक गर्मी के कारण वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कोई क्रॉप उगा रखे हैं अपन अपने खेत में, क्या उगा रखे हैं, क्रॉप उगा रखे हैं। क्रॉप उगाने के बाद में उसमें तब क्रॉप उगाई, उस टाइम तो क्या थी, नमी थी तो अपने क्रॉप उगा ली। अब वो भी क्या हो कि धीरे धीरे वो वर्षा की कमी के कारण और धूप की अधिक, तापमान की अधिकता के कारण क्या होगा, वाष्पीकरण तेज होगा। वाष्पीकरण तेज होगा तो वो नमी भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर ड्रॉट। मतलब फसल के लिए अपर्याप्त नमी हो और जो नमी हो उसका भी क्या हो जाए, वाष्पीकरण हो जाए, तो उसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद में चलते हैं एग्रीकल्चर ड्रॉट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एग्रीकल्चर ड्रॉट को अपन 7 भागों में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है दोस्तों अर्ली सीजन ड्रॉट। पहला क्या है दोस्तों, अर्ली सीजन ड्रॉट। अर्ली सीजन ड्रॉट में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिए, डेफिनेशन आप अपने आप बना लो कि अगर एक बार समझ लिए डेफिनेशन को, इस लाइन को जो समझा रहा हूं, तो डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी, रटने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अर्ली सीजन ड्रॉट। अर्ली सीजन ड्रॉट क्या होती है, जैसे मान लो मानसून आने के पहले ही अपन ने क्या कर दी, मानसून आने के पहले ही अपन ने क्रॉप की बुआई कर दी। जैसे मान लो अपने 15 जून को मानसून आता है, अपन 15 दिन पहले ही क्या कर दी, क्रॉप की बुआई कर दी। क्रॉप की 15 दिन पहले बुआई कर दिए तो क्या होगा, वो मानसून अगर लेट आए, क्रॉप की बुआई पहले कर दी और मानसून क्या आ रहा है, लेट आ रहा है, तो इस प्रकार से जो सूखा उत्पन्न होता है, जो क्रॉप नष्ट होती है, वो किसमें आती है, अर्ली सीजन ड्रॉट में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है मिड सीजन ड्रॉट। मिड सीजन ड्रॉट क्या होता है दोस्तों, 2 वर्षा के बीच में,
जो मान लो एक बारिश हो रही 15 जून के बीच में, एक हो रही है 15 जुलाई के मध्य, इसके बीच में जो वर्षा की पानी की कमी होती है फसल को, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिड सीजन ड्रॉप्ट। मतलब दो बारिश काल के बीच में जो वर्षा की कमी होती है उसको अपन बोलते हैं मिड सीजन ड्रॉप्ट। इसके बाद में चलते हैं लेट सीजन ड्रॉप्ट। लेट सीजन ड्रॉप्ट में क्या होता है, जैसे अपन ने क्रॉप बो दी तो जैसे जो मानसून का पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, कि 3 से 4 महीने अपन ने 4 महीने की क्रॉप लगा ली, 4 महीने की क्रॉप लगा ली, तो एंड के दिनों में क्या होता है, एंड के दिनों में मानसून जाता है वो जल्दी चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, मानसून जल्दी चला जाता है, तो जो एंड में फसल पक रही होती है उस टाइम में पानी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार से जो सूखा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं लेट सीजन ड्रॉप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है क्रॉनिक ड्रॉप्ट। क्रॉनिक ड्रॉप्ट क्या होता है, ये एरिड जो एरिड क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, उसमें उत्पन्न होता है। उसमें कैसे, जो अपन ने स्टोर्ड वाटर कर रखा है, संग्रहित जल कर रखा है, उसमें अगर कमी आ जाए, अपन ने मान लो 6 महीने का वाटर संग्रहित किया था, अगर उसमें पहले कमी आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ड्रॉप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में है अपीरेंट ड्रॉप्ट। अपीरेंट ड्रॉप्ट किसको बोलेंगे दोस्तों, एक तो वर्षा के वितरण और फसल पैटर्न में बेमेल होने से। कैसे, जैसे मान लो अपने पास है, अपन किसी एरिया में रहते हैं, राजस्थान के किसी एरिया में रहते हैं, राजस्थान में सभी जगह वर्षा होगी और जयपुर में नहीं, या किसी अजमेर में नहीं, पाली में नहीं, जैसलमेर में नहीं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसके कारण भी क्या होता है, अपीरेंट ड्रॉप्ट होता है। एक क्या बता रखा है, फसल पैटर्न में बेमेल होने से। जैसे अपन ने मान लो कम मांग वाली फसलें बोनी थी, अधिक मांग वाली फसलें, अधिक जल मांग वाली फसलें बोती, अधिक जल मांग वाली फसल बोने से जब पानी की कमी होती है तो कौन सा ड्रॉप्ट उत्पन्न होता है, अपीरेंट ड्रॉप्ट उत्पन्न होता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्टीजेंट ड्रॉप्ट। इसमें क्या होता है, जो वर्षा की अनियमितता होती है उसके कारण जो ड्रॉप्ट उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्टीजेंट ड्रॉप्ट। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है इनविजिबल ड्रॉप्ट। इनविजिबल ड्रॉप्ट होता है वो आर्द्र जो नम क्षेत्र होते हैं, ह्यूमिड क्षेत्र होते हैं, ह्यूमिड एरियाज होते हैं, उनमें क्या होता है, उत्पन्न होता है क्या, इनविजिबल या अदृश्य सूखा। ये देखिए दोस्तों, दैनिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है। जैसे मान लो नम क्षेत्रों में वर्षा भी हो रही है, वर्षा हो रही है तो इतनी हो रही है कि जो जो प्लांट है उसको क्या दैनिक आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पानी भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनविजिबल ड्रॉप्ट बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिसिट ऑन फिजियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। मतलब इस टॉपिक का कहने का मतलब है, ये अपने को पूछ रहा है कि जब जल की कमी हो जाती है, किसी प्लांट में जल की कमी हो जाती है, तो उस पौधे में क्या क्या फिजियो और मॉर्फोलॉजिकल आंतरिक और बाह्य जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या क्या होते हैं। जो वाटर की कमी के कारण जो लक्षण दिखाई देते हैं प्लांट में वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। पहला लक्षण अपने को दिखाई देता है वाटर रिलेशन, जल संबंध। जल संबंध को समझेंगे अपन। किसी एक फील्ड मान लो, एक फील्ड है, उसमें क्या है, वाटर की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई, वाटर की कमी हो गई। अब अपने को सभी को पता है कि जो वाटर होता है, वाटर पौधे को एक घुलनशील रूप में न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करता है। इतना आप सभी को पता होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको पौधा जल के साथ घोल कर लेता है, एक विलियन के रूप में लेता है। इतना सभी को पता है। तो जब सूखा पड़ जाएगा या वाटर की कमी हो जाएगी, तो जो पौधा है वो न्यूट्रिशन घोल के रूप में लेगा, तो पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा कैसे ले पाएगा, विलियन कैसे बना पाएगा, पर्दा में विलियन कैसे बनेगा, वाटर की कमी से विलियन नहीं बनेगा, विलियन नहीं बनेगा तो न्यूट्रिएंट्स पौधे को प्रोवाइड नहीं होंगे। तो अपने पहला तो क्या हो गया,
वाटर रिलेशन, एक तो ये लक्षण दिखाई देगा अपने को, पौधे में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की कमी कैसे होगी, और वाटर की भी कमी हो जाएगी। कैसे, जो पौधा है घुलनशील रूप में वाटर के साथ क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स, ना तो न्यूट्रिएंट्स जाएगी ना वाटर जाएगा, तो इससे वाटर की कमी दिखाई देगी पौधे पे, और किसकी कमी दिखाई देगी, और न्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देगी। पहला लक्षण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में दूसरा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे, तो जैसे वाटर की कमी हो गई। अब आप सभी को पता है वाटर, जो फोटोसिंथेसिस के आपने रिएक्शन देखी होगी, तो उसमें कुछ अणु वाटर के चाहिए होते हैं। किसके, वाटर के। जब वाटर की कमी है, तो वाटर की कमी है तो वो अणु नहीं जाएंगे, अणु नहीं जाएंगे तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पौधा भोजन नहीं बनाएगा, भोजन नहीं बनाएगा, ग्रोथ नहीं होगी। आई होप आपको समझ में आएगा। एक लक्षण फोटोसिंथेसिस का दिखाई देगा। इसके बाद में है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, वाटर जाएगा तभी उसकी जो आंतरिक क्रियाएं हैं पौधे की वो सही होगी। वो आंतरिक क्रियाएं सही होगी तभी पौधा क्या कर पाएगा, श्वसन कर पाएगा, रेस्पिरेशन कर पाएगा। जब वाटर की कमी होती है तो रेस्पिरेशन की दर में भी क्या होती है, चेंजेज होती है। एक ये लक्षण दिखाई देगा। इसके बाद में है एनाटॉमिकल चेंजेज। एनाटॉमिकल चेंजेज में क्या होता है दोस्तों, जो बाह्य लक्षण होते हैं। बाह्य लक्षण कैसे, पत्तियां मुरझा जाएगी वाटर की कमी से, ये बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, तो एक ये लक्षण दिखाई देगा। इसके बाद में है मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाओं में भी क्या आएगी, कमी आएगी। उपापचयी क्रियाएं सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगी, एक लक्षण ये दिखाई देगा। इसके बाद में है हार्मोनल रिलेशनशिप। जो हार्मोन है, हार्मोन का सही प्रकार से यूज नहीं हो पाएगा, एक प्रकार का ये लक्षण है। इसके बाद में है न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिशन कैसे, जो पौधा है, पौधा आप सभी को पता है, अभी मैंने पहले बताया था कि विलियन के रूप में ग्रहण करते हैं। विलियन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा, नहीं ग्रहण कर पाएगा तो पौधे की ग्रोथ वगैरह रुक जाएगी, यील्ड पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब पौधे को वाटर नहीं मिल रहा, उसकी उपापचयी क्रियाएं नहीं हो रही, ऊपर की जो भी बताया मैंने, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो ना ही तो उसकी ग्रोथ होगी, ना ही उसका डेवलपमेंट होगा। इसके बाद में है रिप्रोडक्शन एंड ग्रेन ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, उसमें प्रजनन कैसे होगा, और ग्रेन की जो दाने की ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी वाटर की कमी से। इसके बाद में है ये सभी क्रियाएं होगी तो उसके उपज पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसके बाद में चलते हैं, आई होप आपको ये पांचवा टॉपिक समझ में आएगा कि वाटर में प्लांट में जो वाटर की कमी हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव होता है, पौधे पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो सभी लक्षण मैंने बता दिए। इसके बाद में चलते हैं, एक मिनट, छठवें टॉपिक। छठवा टॉपिक है अपना एंटी ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले आप समझो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते क्या क्या है। एंटी ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन अवरोधी। वाष्पोत्सर्जन अवरोधी कैसे, जैसे मान लो कोई शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र में क्या है, पहले अपन यही टर्म को समझ लेते हैं। एंटी ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन अवरोध, मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं, एंटी ट्रांसपिरेशन ऐसे पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं, जो वाष्पोत्सर्जन है, इवोपरेशन है, इसको ट्रांसपिरेशन है, इसको क्या करते हैं, कम करते हैं। ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ट्रांसपिरेशन को कम करने वाले पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपिरेंट्स, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपिरेशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, अवरोध हो जाता है। अब अपन समझेंगे, जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रेड्यूस ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लांट, प्लांट से वाष्पोत्सर्जन की दर को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब ये एंटी ट्रांसपिरेशन की अपने को पढ़ने की जरूरत कहाँ आई, रेनफेड एग्रीकल्चर में। देखिए दोस्तों, जब आपको पता है कि इसमें वर्षा की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, तो सूखा पड़ रहा है तो मान लो सूखा पड़ गया, 10-15 दिन वर्षा नहीं हुई, तो अपन कोई ऐसा उपाय लगाएं, ऐसा कोई मेथड अपनाएं, उससे 10-15 दिन अपन सूखे से बचाव कर पाए, तो अपन एंटी ट्रांसपिरेशन की क्रिया कर सकते हैं। प्लांट से जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको रोक कर पानी को कंजर्व कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या है एंटी ट्रांसपेरेंट्स के, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन अवरोधक जो पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो होते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, मतलब रंध्र बंद करने वाले। पहले क्या होते हैं, रंध्र बंद करने वाले। रंध्र बंद करने वाले क्या करते हैं, रेड्यूस वाटर बाय क्लोजिंग स्टोमेटा। ये क्या करते हैं, जो रंध्र होते हैं रंध्रों को बंद करके वाटर को क्या करते हैं, बचाते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। पहला तो क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का यूज करें तो वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्या करते हैं, प्लांट्स के स्टोमेटा को बंद करते हैं। इसका दूसरे नाम से PMA @ 10⁻⁴ इसको बोलते हैं। इसके बाद में है CO2 और एट्राजीन। एट्राजीन और CO2 क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोजिंग करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग, मतलब एक परत के रूप में बना देते हैं। ऐसे अपन जो फिल्म फॉर्मिंग पदार्थ को यूज करेंगे तो ये एक फिल्म बना देंगे और जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। चेक्स ट्रांसपिरेशन लॉस बाय वाटर, मतलब वाटर का क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन को क्या करेंगे, रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, एक थिन फिल्म बनाकर, मतलब एक पतली परत बनाकर। इसके में कौन कौन से रसायन आते हैं, इसमें आते हैं मोबिलिक, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन, ऑयल्स और वैक्सेस। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बाद में है तीसरा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होते हैं, these chemicals are reflect the radiation and reduce leaf temperature। मतलब ये क्या करते हैं, जो रेडिएशन आती है प्लांट पर, जो रेडिएशन आती है उन रेडिएशन को टकरा कर, जो ये अपन जो केमिकल्स यूज करते हैं इससे टकरा कर क्या कर लेते हैं, वापस चली जाती है रेडिएशन। रेडिएशन क्या करती है, पौधे को टेम्परेचर को बढ़ाती है, प्लांट के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, वाष्पीकरण बढ़ेगा। तो इसमें ये जो एंटी ट्रांसपेरेंस है रिफ्लेक्टिंग टाइप वाली, ये क्या करते हैं, जो रेडिएशन आती है उनको वापस भेज देते हैं। क्या करते हैं, हम वापस भेज देते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, केओलिन। क्या आ जाएगा, केओलिन एट 5%। केओलिन एट 5% इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें ही है ग्रोथ रिटार्डेंट। मतलब इसमें क्या है, ये क्या कर देगा, ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ है उसको रोक देगा। देखिए दोस्तों, ये रेड्यूस सूट, सूट का मतलब होता है पौधे के ऊपरी भाग, और इंक्रीज रूट ग्रोथ। रूट ग्रोथ मतलब जड़ भाग, और सूट मतलब ऊपर का भाग। अब ये क्या करता है, जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो सूट की ग्रोथ होती है, ऊपर वाले भागों की जो ग्रोथ होती है, उसको तो क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं, घटाते हैं। और जो रूट की ग्रोथ है ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इसका मतलब समझिए दोस्तों, जो रूट की ग्रोथ अगर बढ़ा देंगे तो आप सभी को पता है जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा, मतलब सूट वाले भाग के द्वारा। जितना ज्यादा सूट वाला भाग होगा, ऊपर वाला भाग होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। अगर मान लो अपन ऐसे ग्रोथ रिटार्डेंट यूज करें जो सूट का तो जो ग्रोथ है वो तो रोके, और रूट की ग्रोथ क्या करे, जड़ की भाग, जड़ की वृद्धि क्या है, बढ़ाए। अब जड़ की ग्रोथ बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब जो रेड्यूस सूट की ग्रोथ अगर कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा, कम होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्या करता है, स्टोमेटा क्लोजिंग करते हैं। इसका एग्जांपल है साइकोसिल। क्या है दोस्तों, साइकोसिल है। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सातवें टॉपिक की ओर। सातवां टॉपिक अपने को क्या पूछ रहा है, क्रॉप एडेप्शन एंड मिटिगेशन टू ड्रॉप। इसको दोस्तों, क्रॉप एडेप्शन मतलब फसल अनुकूल। फसल अनुकूल, फसल अनुकूल कैसे दोस्तों, जो ड्रॉप है, सूखा है, सूखा के अनुकूल ही अपन किसी फसल को बना दें, किसी फसल को अपन सूखा के अनुकूल बना दें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो सहन करने की, सूखा सहन करने की क्षमता उसमें बढ़ाते, तो वो क्या होता है, क्रॉप एडेप्शन। और मिटिगेशन टू ड्रॉप, मतलब जो ड्रॉप है उसके प्रभाव को कम करना। मिटिगेशन मतलब कम करना। देखिए दोस्तों,
सबसे पहले क्रॉप एडेप्शन की डेफिनेशन को समझ लीजिए। इसमें डेफिनेशन यही होगी दोस्तों कि जो क्रॉप है इसमें ऐसे दैहिक और आंतरिक बाहरी जो स्ट्रक्चर चेंज कर दे जिससे क्या हो, जो एक सूखे का जो परिवेश है, बाहर का जो वातावरण का जो परिवेश है उसमें वो जीवित रहने की क्षमता बढ़े और प्रजनन करने की क्षमता बढ़े। डेफिनेशन क्या कर रही है, फसल में संरचनात्मक और दैविक परिवर्तन ऐसे कर दें जिससे क्या हो, परिवेश और वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की एडॉप्शन बढ़े। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आएगी। एडेप्शन में क्या क्या है दोस्तों, एडेप्शन में है एस्केपिंग ड्रॉप, इसको हिंदी में बोलते हैं जो ड्रॉप है उससे बचाव करना, ड्रॉप से क्या करना, बचाव करना। और दूसरा क्या है, ड्रॉप रेसिस्टेंस। क्या है, ड्रॉप रेसिस्टेंस। सबसे पहले ड्रॉप एस्केप ड्रॉप को पढ़ ले, ड्रॉप से बचाव। इसमें अपन क्या ऐसे उपाय को शामिल करेंगे जो ड्रॉप से बचे। कैसे दोस्तों, पहला है लाइफ साइकिल शॉर्ट, मतलब अपन ऐसी क्रॉप्स का प्रयोग करें जिनकी लाइफ साइकिल क्या हो दोस्तों, कम हो। और स्टोमेटा बंद करने वाले पदार्थों का प्रयोग करें, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो ड्रॉप है इससे अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। पहला उपाय तो आपको समझ में आया होगा कि लाइफ साइकिल शॉर्ट कर देंगे क्रॉप का और स्टोमेटा क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद में है ड्रॉप्ट रेसिस्टेंट। ड्रॉप्ट रेसिस्टेंट में क्या होता है, जो ड्रॉप्ट है उससे क्या करेंगे, अवॉइड, मतलब जो ड्रॉप्ट है उससे बचेंगे। और ड्रॉप रेंज मतलब जो सूखा है उस सहनशीलता, उसके प्रति सहनशीलता की क्षमता बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, सूखे के प्रति सहनशीलता की क्षमता बढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या था, ड्रॉप रेसिस्टेंट मतलब ड्रॉप के प्रति प्रतिरोधी बनाना। इसमें एक तो बचाव कर लेंगे, बचाव, और दूसरा क्या करेंगे, ड्रॉप टॉलरेंस। पहले ड्रॉप अवॉइडेंस के बारे में पढ़ते हैं। वाटर सेवर मतलब अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन वाटर का क्या करेंगे, सेव करेंगे। कैसे, जैसे मान लो कोई भी अपने अपने को पता है कि अपने ड्रॉप सूखा पड़ने की संभावना है, तो वहां पर जब भी वर्षा अधिक हो तो अपन क्या करें, टैंक वगैरह बनाकर वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। सही। और जब भी सूखा पड़ेगा तो अपन क्या कर लेंगे, वाटर का यूज कर लेंगे। पहला तो ये हो गया। इसके बाद में है दूसरा, वाटर स्पेंडर्स मतलब पानी ग्रहण करने वाले। क्या करेंगे, रूट सिस्टम को अच्छे से क्या करेंगे, अच्छे से उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अच्छे से उसकी वृद्धि कराएंगे। तो क्या होगा, पानी ग्रहण करने की क्षमता अंदर से, जो भूमि की गहराई है उससे भी क्या होगा, पानी की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। तो वाटर स्पेंडर्स हो गया। इसके बाद में है ड्रॉप टॉलरेंस। ड्रॉप टॉलरेंस में क्या होता है, मिटिगेटिंग स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस है उसको कम करना, जो सूखा का जो स्ट्रेस है उसको कम करना। और हाई टॉलरेंस मतलब अधिक सहनशील बनाना, जो फसल है उसको क्या करना, अधिक सहनशील बनाना। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट, मिटिगेशन टू ड्रॉप्ट मतलब ड्रॉप्ट को कम करना, सूखे को कम करना। कैसे दोस्तों, मिटिगेशन ऑफ स्ट्रेस बाय क्रॉप मैनेजमेंट। क्या है, मतलब जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस है सूखा का उसको कम करना। कैसे, क्रॉप मैनेजमेंट के द्वारा। जो भी मैं एमजीटी लिखता हूं, एमजीटी का मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों, मैनेजमेंट। तो मिटिगेशन ऑफ स्ट्रेस बाय क्रॉप मैनेजमेंट मतलब क्रॉप का मैनेजमेंट ही ऐसा करो जिससे क्या हो जाए, जो ड्रॉप है सूखा है इसका प्रभाव क्या हो जाए, कम हो जाए। देखिए दोस्तों, पहला है सिलेक्शन और क्रॉप्स एंड वेराइटीज, मतलब जो फसलें और किस्म आप चूज कर रहे हो, फसल और किस्म ऐसी चूज करो जिससे क्या हो, सूखा का प्रभाव कम पड़े। मतलब सूखा सहनशील करने वाली वेराइटीज भी बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है आजकल। मतलब हर फसल की सूखा सहनशील करने की वेराइटीज किसने नई नई डेवलप कर दी गई है। क्रॉप्स भी बहुत सारी ऐसी है जो सूखे को क्या करती है, अधिक सहनशील करती है। तो ऐसी फसलें और किस्मों का चयन करें जो क्या करें, सूखे को सहनशील करें। इसके बाद में है सीड हार्डनिंग, मतलब जो सीड पर जो हार्ड आवरण होता है उसको क्या करें, हटाएं। इसके बाद में है सोविंग ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स को ऐसे टाइम पर बोएं जो उस सूखे का प्रभाव है उस फसल पर कम से कम पड़े।
सही। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है सोइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन मीजर, मतलब मिटिगेशन टू ड्रॉप के प्रभाव को कम करना। पहला तो अपन ने क्रॉप का मैनेजमेंट करके प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा है एक तो सोइल का कंजर्वेशन कर लेंगे और मॉइस्चर का कंजर्वेशन कर लेंगे, इससे भी क्या होगा, ड्रॉप के प्रति सेंसिटिव बना देंगे। कैसे? इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब होता है स्थानीय, जिस स्थान पर वाटर है उसी जगह क्या कर लो, संग्रह कर लो। मतलब इसका मतलब है एक तो अपने को क्या मेजर उपाय करना है, जिस स्थान पर वाटर है उस जगह क्या कर लो, संग्रह कर लो, मतलब इन सिटू मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है। इसके बाद में मल्चिंग। अगर मल्चिंग बिछा देंगे तो वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। वाष्पीकरण कम होगा तो जो मॉइस्चर है उसका क्या होगा, संरक्षण हो जाएगा, नमी का संरक्षण हो जाएगा। एंटी ट्रांसपेरेंट्स का प्रयोग करेंगे, मतलब जो वाष्पोत्सर्जन अवरोधी पदार्थ का यूज करेंगे। एडोप्टिंग मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, मतलब जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है, जैसे स्प्रिंकलर तो पहले का है, इसमें पानी की भी वेस्टेज भी कम होती है। ड्रिप सिस्टम है, इसमें पानी का यूज कम होता है, तो इनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। इसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स। अब जो 8वां और 10वां टॉपिक है, 8वीं टॉपिक में तो अपने को पूछ रखा है दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंस एंड टेक्निक्स, और जो 10वां टॉपिक है उसमें पूछ रखा है वाटर हार्वेस्टिंग किसमें, ड्राई लैंड फार्म में। तो ये मैं आगे बता दूंगा, इन दोनों की टेक्निक ज्यादा इनमें अंतर नहीं है, सेम सा ही टॉपिक है। इसमें देखिए दोस्तों, पहले अपन देख लेते हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग है इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। डेफिनेशन क्या है, सूखे के समय में प्रयोग करने के लिए वाटर का संग्रह करना या पानी को एकत्र करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका भंडारण करना, उसको क्या बोलते हैं, WH वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद में है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस तो आप सभी को पता ही होगा, जब अपने पास जल हो तो उससे अपन क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, कृषि में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में है यूजफुल फॉर अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद में है जो फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं, जो वाटर है उसका फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। और जो सूखा पड़ेगा उस टाइम अपने इसको यूज में ले सकते हैं। और रेनफॉल रिड्यूस, मतलब जो वर्षा का अधिक पानी होता है, अधिक पानी होता है तो क्या होता है, जो वर्षा का अधिक पानी होगा तो क्या होगा, इरोजन अधिक होगा, तो उससे जो रेनफॉल का जो वाटर है इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे संग्रह करके। इसके बाद में रेड्यूस सोइल इरोजन, सोइल इरोजन को कम करेंगे। इसके बाद में है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे होगा, जैसे जल का संग्रह कर लिया, जल का संग्रह कर लिया, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी नहीं, पानी की कमी हो जाएगी, तो उस टाइम जंतुओं के लिए, जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए, इनके लिए अपने पास क्या रहेगा, पानी रहेगा, उनको अपन नष्ट होने से बचा सकते हैं, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली के रूप में भी यूज में कर सकते हैं। इसके बाद में सुटेबल फॉर इरिगेशन, जब वर्षा नहीं हो तो अपन इरिगेशन के लिए भी ये उपयुक्त है। इसके बाद में चलते हैं इसकी टेक्निक्स पर। इसकी टेक्निक्स क्या क्या है, देखिए दोस्तों, इसकी टेक्निक्स है, देखिए टेक्निक्स है इसकी। पहली टेक्निक है दोस्तों सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग। इनकी जो टेक्निक्स है इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पांचों नाम पढ़ लेना, और जो मैं आगे इनके टाइप्स बताऊं इनको नाम पढ़ लेना। हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, और बताऊंगा और समझाऊंगा, इसी से आप नोट्स बना लेना। और आपको ये PDF चाहिए तो एंड में मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, उन पर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, जो टेक्निक्स है किसकी, वाटर हार्वेस्टिंग की, उनको 5 भागों में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला है सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो मृदा की सतह पर जो वाटर बहता है, मृदा की सतह पर जो वाटर होता है उसको अपन क्या करें, अपने खेत में मान लो कोई मृदा की सतह पर क्या हो रहा हो, वाटर बह रहा हो, तो उसका वाटर हार्वेस्टिंग, उसका संग्रह करना, पहला ये हो गया। दूसरा है रूफ वाटर संग्रह, मतलब अपने पास कोई क्या है, छत है, मकान की छत है, मकान की छत से वाटर का हार्वेस्टिंग करना। इसके बाद में रन ऑफ इंड्यूस्ड वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो अफवाह होता है, मतलब जल का बहाव होता है, जल का बहुत ज्यादा मात्रा में बहाव हो रहा है, उसका संग्रह करना।
इसके बाद में इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग, इसका होता है स्थानीय जल संग्रह, मतलब जिस स्थान पर पानी है उसी स्थान पर अपन क्या कर लें, उसका संग्रह कर ले, खड्डा खोद के, खडीन बना के, कुछ भी करके, इंटरप्लॉट या स्ट्रिप क्रॉपिंग करके, कुछ भी। अब इसके बाद में है फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। फ्लड में से मतलब बाढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा पानी है, बाढ़ आ रही है, तो उनका अपन बड़े बड़े बागों में जैसे एनीकट हुआ और डैम हुए, इनमें अपन क्या करते हैं, इनमें इनका संग्रह करते हैं। इसके बाद में है जो सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर को संग्रहित करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनी यूज में लेते हैं। पहला है फार्म पॉन्ड, मतलब जो सरफेस वाटर है, सरफेस पे जो वाटर बह रहा है उसको संग्रह करने के लिए तालाब बनाए जाते हैं। खेत में क्या बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, उनमें अपन क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। इसके बाद में है डग वेल्स, मतलब थोड़े ऊपर कुएं रूप में बना लेते हैं, कुआं बना लिया, उसमें अपन क्या कर देते हैं, जो वाटर होता है उसका रास्ता निकाल के कुएं में डाल देते हैं, तो कुएं में क्या हो जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद में है जोहड़, जोहड़ बना देंगे, ये ट्रेडिशंस क्या है, टेक्निक्स है। जोहड़ बना दिया, नाडी बना दी, नाडी आपने नाम सुना भी होगा अपने गांव में कहीं, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वाटर जाकर क्या हो, पूरे गांव का वाटर क्या हो, एक जगह जाके संग्रह हो। इसके बाद में है खडीन बनाते हैं, इसके जैसलमेर साइड में खडीन का प्रचलन ज़्यादा होता है। संकन पॉन्ड्स मतलब धसे हुए तालाब बनाना। ये तो हो गए अपने सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बाद में है दोस्तों रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, टाँका। पहला क्या है, टाँका मतलब टैंक, टैंक बना देंगे अंडरग्राउंड, और इसके बाद में कुंड, कुंड बना देंगे। जो रूफ का जो वाटर होता है, रूफ से डायरेक्ट अपन किसमें, टाका में डाल देंगे या कुंड में डाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों रन ऑफ इंड्यूस्ड वाटर, मतलब जो जल बहाव है उसका संग्रह करना। उसका कैसे करते हैं, रन ऑफ फार्मिंग, रन ऑफ फार्मिंग कर लेते हैं। रन ऑफ फार्मिंग क्या होती है दोस्तों, रन ऑफ फार्मिंग वो होती है जिससे मान लो किसी एरिया में क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, क्या हो रहा है, पानी बह रहा है, और उस जगह क्या नहीं हो, उस जगह खेती नहीं हो रही हो, उस जगह खेती नहीं हो रही हो, और उस जगह क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। सड़क से मान लो, सड़क से अपने पास क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, तो सड़क, जो सड़क है, रोड है, वो क्या है, एक अनक्रॉप्ड, मतलब अनक्रॉप्ड क्या है, अनक्रॉप्ड एरिया है, मतलब उस पर फसलें नहीं उगाते। तो अपने को जो रन ऑफ फार्मिंग होता है उसमें क्या होता है, जो अनक्रॉप्ड एरिया है वहां से वाटर को किस ओर मूव कर देना, जो क्रॉप्ड एरिया है उनकी ओर मूव कर देना, और वहां पर क्या करना, खेती करना। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, रन ऑफ फार्मिंग, मतलब जो जल का बहाव है उसको अनक्रॉप्ड एरिया से क्रॉप्ड एरिया की ओर भेज देना, तो उसको बोलते हैं रन ऑफ फार्मिंग। वाटर स्प्रेडिंग, मान लो कोई वाटर एक जगह इकट्ठा हो गया तो अपन उसको क्या कर देंगे, पूरे खेत में फैला देंगे, तो वाटर स्प्रेडिंग हो गया। इसके बाद में माइक्रो कैचमेंट, माइक्रो कैचमेंट का मतलब होता है जो रन ऑफ होता है, वो मान लो अपने स्मॉल एक फार्म है, छोटा भूखंड है, उस पे मान लो अपने को क्या करना है, वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो कैचमेंट। माइक्रो कैचमेंट, छोटे से भाग में अपने को क्या करना है, रन ऑफ जो बहते हुए जल है उसका क्या करना है, संग्रह करना है। इसके बाद में मैक्रो कैचमेंट। मैक्रो कैचमेंट में क्या होता है, एक बड़े भाग में क्या करते हैं, बड़े भाग में अपन क्या करते हैं, रन ऑफ के वाटर का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। इसके बाद में है इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग। इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, इन सिटू वाटर हार्वेस्टिंग हम बोलते हैं कि स्थानीय जिस जगह पे वाटर है उसी जगह क्या कर लो, उसका हार्वेस्ट कर लो। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंटर प्लॉट, मतलब एक प्लॉट है, प्लॉट के अंदर मान लो एक एक गड्ढा खोद दिया, उसमें अपन ने क्या कर लिया, वाटर का हार्वेस्ट कर लिया और सब्जियां वगैरह उगा ली, एक तो वो हो जाता है। इंटर रो, इंटर रो मतलब जैसे मान लो एक क्रॉप है, क्रॉप के अंदर जो रो बनी हुई है उनमें वाटर का हार्वेस्ट करना, इंटर रो वाला हो जाएगा। कंट्यूर बंड, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें बंड बना देना या कंट्यूर बना देना, उसमें वाटर का हार्वेस्टिंग करना। इसके बाद में स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो कोई पट्टीदार फसलें उगाते हैं, पट्टीदार फसलें में क्या होता है, जैसे मान लो एक पट्टी में फसल उगाती, दूसरी में खाली जगह छोड़ दी, और उसको थोड़ी सी मतलब क्या कर देंगे, खोद देंगे, तो उसमें क्या होगा, वाटर का हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और पास पास में जो इस साइड भी, मतलब मान लो बीच में तो क्या एक खड्डा खोद दिया, क्या खाई खोद दी, पूरी लाइन में, पूरी पट्टी में,
और दोनों तरफ क्रॉप्स उगा दी तो दोनों तरफ क्रॉप्स को क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों पांचवा है फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, एनिकट्स मतलब जो बहाव होता है, बाढ़ होती है, उसको अपन एनिकट्स और चेक डैम्स मतलब बांध वगैरह बना के अपन क्या करते हैं, उनका हार्वेस्ट करते हैं। इसके बाद में चलते हैं नवे टॉपिक की, और नवा टॉपिक अपना क्या है, नवा टॉपिक है दोस्तों इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रू सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दोस्तों इसको समझिए आप कि इसमें अपने को पूछ रहा है कि इफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब सही उपयोग किसका, वाटर का, सॉइल और क्रॉप मैनेजमेंट। मतलब ये अपने को पूछ रहा है दोस्तों कि अपने सॉइल और क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करें कि अपना जो वाटर है, वाटर का यूज इफिशिएंट तरीके से हो, सही दक्षता की तरीके से अपना क्या हो, उपयोग हो, वाटर का क्या हो, उपयोग हो। ऐसी क्या क्रॉप और सोइल में क्या मतलब मृदा और फसल में ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करें तो उससे क्या हो, वाटर का यूज सही तरीके से हो। देखिए दोस्तों पहला है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब क्रॉप में ऐसा क्या करें तो वाटर का यूज क्या हो, अधिक दक्षता से हो। मतलब अपन क्या करेंगे, टाइम ऑफ सोविंग, मतलब टाइम को ध्यान में रखते हुए सोविंग करेंगे। मतलब जैसे मान लो मानसून आ रहा है तो मानसून आने से पहले ही अपन क्या करते हैं, 5-7 दिन पहले बुआई कर दी, और मानसून को टाइम को ध्यान, वर्षा को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना चाहिए, सोविंग करनी चाहिए, जिससे अपन उस वाटर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद में डेप्थ ऑफ सोविंग, जिस जगह जैसे मान लो ऊपरी सतह में कम वर्षा हुई है और ऊपरी सतह में क्या है, ऊपरी सतह में मान लो कोई वाटर है, तो ऊपरी सतह में मतलब कम डेप्थ में बोना चाहिए अपने को, सीड को क्या है कम डेप्थ में, और अगर ज़्यादा वर्षा हुई है तो अपन अधिक डेप्थ में भी बो सकते हैं बीज को। इसके बाद में डायरेक्शन ऑफ सोविंग, मतलब जो पानी का बहाव होता है, पानी का जो बहाव होता है उसकी विपरीत दिशा में अपने को क्या करना चाहिए, उसके विपरीत दिशा में सोविंग करनी चाहिए। इसके बारे में प्लांट पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन अपने को रेनफॉल के वाटर के अकॉर्डिंग रखनी चाहिए कि अगर अपने पास वाटर ज़्यादा है तो प्लांट की संख्या भी क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे, और अपने पास कम है तो क्या करेंगे, प्लांट की पॉपुलेशन भी कम रखेंगे। इसके बाद में फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो अपन फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं केमिकल्स वगैरह, तो उस टाइम अपने को जो पौधा है उसको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे केमिकल्स वगैरह फर्टिलाइजर्स का यूज करें तो उस टाइम अपने को क्या ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। तो वाटर को ध्यान में रखते हुए, वर्षा को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर का यूज करें। इसके बाद में है इरिगेशन मेथड, इरिगेशन मेथड भी वाटर को ध्यान में रखते हुए यूज करें। कैसे, जैसे स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर अगर ठीक ठाक पानी है तब अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद में माइक्रो स्प्रिंकलर कम पानी हो तो, और इसके बाद में ड्रिप, अगर अपने पास पानी की मात्रा बहुत कम हो तो अपन क्या करते हैं, ड्रिप मेथड यूज करते हैं। सरफेस इरिगेशन, अपने पास ज़्यादा मात्रा में पानी हो तो फर्रो, बॉर्डर और स्ट्रिप मेथड अपन यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। इसके बाद में है सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होता है, पहला है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या है, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज करें, ऑर्गेनिक पदार्थों का यूज करें। किसका यूज करें, ऑर्गेनिक पदार्थों का यूज करें। इससे अपने को फायदा क्या है, वाटर जो आप सभी को पता है, जैसे फार्म यार्ड मैन्यूर हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, इनमें पानी की धारण करने की क्षमता, पानी को रोके रखने की क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अपन ऑर्गेनिक मैटर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। इसके बाद में है लोअर लैंड लेवलिंग, मतलब अपने को क्या करना चाहिए, लैंड को लेवल करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ढलान की ओर से नीचे की ओर पानी आकर एकत्रित हो गया। तो लैंड अगर लेवल होगी तो संपूर्ण खेत में बराबर पानी जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में डीप प्लोविंग, डीप प्लोविंग करेंगे तो जो मृदा है, मृदा की जो जल धारण की क्षमता है, WHCO वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये क्या होगी, ग्रो होगी, ग्रोथ होगी, इसमें वृद्धि होगी। इसके बाद में है सॉइल पीएच, सॉइल के पीएच का भी क्या करना चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए। सॉइल मैनेजमेंट करके कि अपन क्या कर सकते हैं, वाटर का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में 10वां टॉपिक अपन ने पहले पढ़ लिया था, अब चलते हैं 11वें टॉपिक की ओर। अब अपन ने रेनफेड एग्रीकल्चर की संपूर्ण जानकारी पढ़ ली।
रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया। अब अपने को पढ़ना है दोस्तों किसके बारे में, अब अपने को पढ़ना है वाटरशेड के बारे में, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। अब देखिए दोस्तों, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ पहले कि जो वाटरशेड है, एक वाटरशेड मैनेजमेंट, एक वाटरशेड मैनेजमेंट ये पढ़ना है। एक तो मैनेजमेंट वर्ड है, एक वाटरशेड मैनेजमेंट है। वाटरशेड किसको बोलते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ से ये जल का अफवाह शुरू होता हुआ इधर से आता हुआ ये आ रहा है और ये बड़े एक तालाब या नदी में मिल रहा है, सही। अब देखिए दोस्तों, जो ये पानी का बहाव क्षेत्र है, जिस ओर से पानी आ रहा है, इस क्षेत्र को, पानी के बहाव क्षेत्र को और उस आसपास के क्षेत्र को, इस आसपास के क्षेत्र को और इस पानी के बहाव क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, वाटरशेड बोलते हैं। पानी के अफवाह क्षेत्र को और इसके बहाव क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, आसपास के क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, वाटरशेड बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट करना ही क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट। इसके आसपास का मतलब कैसे, जैसे एग्रीकल्चर भी है, एनिमल्स भी है, ट्रीज भी है, इन सभी का मैनेजमेंट करना, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सभी का मैनेजमेंट करना ही क्या होता है दोस्तों, इन सभी का मैनेजमेंट ही कहलाता है वाटरशेड मैनेजमेंट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड ये पानी का जो बहाव होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाटरशेड बोलते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 11वां टॉपिक अपना क्या बोल रहा है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, 11वां टॉपिक अपने को बोल रहा है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट की सबसे पहले वाटरशेड की डेफिनेशन देखते हैं। वाटरशेड की डेफिनेशन क्या है, भूमि का वह क्षेत्र जिसका समस्त अपवाहित जल, समस्त अपवाहित जल क्या है, एक बिंदु से होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों, भूमि है ये, अब इस भूमि का जो जल है, मतलब ये जो जल है ये क्या है, एक अफवाह है, एक क्षेत्र की ओर से आ रहे हैं, एक ही बिंदु की ओर से आ रहे हैं। अब सही, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एक बिंदु से जो अफवाही जल है, समस्त अफवाही जल है, जैसे मान लो कोई, एक बार वापस से मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये क्या है, ये एक टाउन है, इस टाउन का जो भी वाटर है वो जाकर के इसमें मिलेगा, इस जो जल अफवाह तंत्र है इसमें जाकर मिलेगा। और ये क्या है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से जो जल निकास से जो वाटर मिलेगा वो भी किस में मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे। जो नदी नालों का पानी है वो भी किस में मिलेगा, इसमें आकर मिलेगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, वाटर शेड बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपन, डेफिनेशन अपन ने देख ली, भूमि का वह क्षेत्र जिसका समस्त अपवाही जल एक बिंदु से होकर गुजरता है। इसके बाद में है, यह सतही जल अपवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकास की इकाई है। क्या है, जो भी मतलब आसपास के जो टाउन्स है उनमें जो जल को निकालना हो, जल का निकास करना हो, तो ये क्या है, एक इकाई है, स्वतंत्र इकाई है। अब इसमें है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट में जो वाटरशेड का जो एरिया है, मैंने बताया अभी, जो जल अफवाह अंतर होता है, जल का अफवाह क्षेत्र होता है, उसके आसपास का जो एरिया है उसमें लैंड भी आती है, एनिमल्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, उनका लैंड का और जो वाटर रिसोर्सेस होते हैं उनका मैनेजमेंट करना ही क्या होता है, वाटरशेड मैनेजमेंट होता है। अब इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट है ये क्या होता है। वाटरशेड का जो वर्ड है इसको दिया गया था दोस्तों, इसका यूज़ किया गया था 1920 में। कब किया गया था, 1920 में यूज़ किया गया था। इसके कॉन्सेप्ट को समझिए दोस्तों। वाटरशेड के जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणों की रक्षा में सुधार, मतलब वाटरशेड के जो जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार, मतलब जो वाटरशेड है उसमें जो जल भी है, अन्य नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी रक्षा करना और उनमें सुधार करना ही क्या है, वाटरशेड का क्या है, उद्देश्य है। भूमि का सही प्रकार से उपयोग करना ही क्या है, जैसे मान लो वाटरशेड में अच्छी प्रकार से वाटर जा रहा है तो अपन उसमें से वाटर ले सकते हैं, और जैसे ड्रॉप पड़ेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, वाटर का यूज कर सकते हैं और भूमि में क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं।
इसके बाद में है जल प्रबंधन, वाटर का क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यर्थ जल है उसको अपन जो जल अफवाह है उसमें डाल देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। इसके बारे में चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स के ओर। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, एक तो जल का भंडारण हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा उसमें। बाढ़ पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण। जैसे मान लो बाढ़ आ रही है किसी शहर या कस्बे में, तो उसका वाटर किस में डाल देंगे, जल अफवाह में डाल देंगे। इसके बाद में है परिस्थिति में संतुलन बना रहता है और उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। कैसे पुनः स्थापित कैसे कर सकते हैं, जैसे वाटर का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वाटर का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो अपने पास जो भी वनस्पति वगैरह है सूखे के कारण क्या हो जाती है, सूख जाती है। सूखने के कारण जो वाटर होता है उसका यूज करके अपन जो एनिमल्स हैं उनका भी बढ़िया कर सकते हैं और एग्रीकल्चर कर सकते हैं और पेड़ पौधों को वापस हरा भरा कर सकते हैं। इसके बाद में है पानी का संरक्षण और मृदा क्षरण को रोकना। वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं और मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। जैसे किसी एग्रीकल्चर फील्ड में क्या हो, ज़्यादा पानी है और उसमें कटाव हो रहा है, तो अपन एक नाली बनाकर किसमें कर देंगे, जो वाटर शेड है उसमें प्रवाहित कर देंगे। संसाधनों का शोषण कम कर सकते हैं, इसके द्वारा संसाधनों का शोषण भी कम होगा। इसके बाद में है वाटर, जो वन्य जीव है उनका भी क्या होगा, संरक्षण होगा, वाटर वगैरह मिलेगा, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो होंगे। इसके बाद में है पोल्यूशन पर भी क्या होगा, नियंत्रण होगा। अब इसके बाद में चलते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रोसेड। इस पर चलते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रोसेड। मैक्रोसेड के प्रकार कितने होते हैं, मैक्रोसेड के प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार है मैक्रो वाटरशेड। क्या है, मैक्रो वाटरशेड। इसमें दोस्तों क्या होता है, 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। 50,000 हेक्टेयर से क्या होती है, अधिक भूमि होती है मैक्रो वाटरशेड में। 50,000 हेक्टेयर से अधिक में होता है ये। और जो सब वाटरशेड होता है, मतलब जो जल का अफवाह है, जो क्षेत्र होता है ना, उसकी बात हो रही है। अब जो सब वाटरशेड होता है वो 10,000 से लेके कितना होता है, 10,000 से लेके 1,000 होता है। सॉरी, 1 लाख, 10,000 से लेके हाँ 1,000 होता है। और इसके बाद में है मिली वाटरशेड। मिली वाटरशेड में 1,000 से लेके 10,000 होता है। और इसमें माइक्रो में 100 से लेके 1,000 होता है। और मिनी वाटरशेड में 1 से लेके 100 हेक्टर होता है। आई होप आपको क्लासिफिकेशन इसका टाइप्स ऑफ वाटरशेड समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाटरशेड, मतलब वाटरशेड के जो अवयव है वो क्या क्या है। अवयव देखिए दोस्तों, अवयव मतलब जो भी अपने पास यूज में आते हैं वाटरशेड में। वाटरशेड में अपन क्या क्या करते हैं, वाटरशेड में सॉइल और वाटर का क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। सॉइल और वाटर का कंजर्वेशन कर दिए। इसके बाद में वाटर का क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद में क्रॉप का मैनेजमेंट भी करते हैं अपन वाटरशेड में। क्रॉप का मैनेजमेंट भी करते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। और इसके बाद में अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, मतलब जो भूमि पड़ी है उसका भी, लैंड का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसके बाद में एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है खाली जगह पे वन लगाना। जो खाली जगह पड़ी है उन पर अपन पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे। पानी अपन ने पास पर्याप्त मात्रा में है तो इसमें पास्चर फॉडर डेवलपमेंट, मतलब जो चारा वगैरह है, ये एनिमल्स के लिए क्या बढ़ेगा, जो चारा वगैरह है, पानी होगा आसपास में तो वहाँ पर क्या होगा, फोडर वगैरह बढ़ेगा एनिमल्स के लिए। इसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। लाइफ स्टॉक का क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। लाइफ स्टॉक मतलब जंतुओं के लिए क्या, जीव जंतुओं के लिए या पशुपालन के लिए चारा वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा, पानी वगैरह प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद में है रूरल एनर्जी मैनेजमेंट। अब पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल्स ऑफ रेनफेड फार्मिंग, मतलब जो रेनफेड फार्मिंग है उसके सिद्धांत क्या क्या है। पहला है कि प्रोटेक्टिंग ऑफ, मतलब सुरक्षा करना किसकी, फर्टाइल सॉइल की। फर्टाइल सॉइल की सुरक्षा कैसे होगी, पहला सिद्धांत क्या है रेनफेड फार्मिंग का। पहला सिद्धांत है दोस्तों, सॉरी, प्रिंसिपल्स ऑफ वाटरशेड है यहाँ, वाटरशेड। इसमें क्या होगा दोस्तों, प्रोटेक्टिंग द फर्टाइल सॉइल, मतलब फर्टाइल सॉइल का क्या करना है अपने को, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कैसे होगी दोस्तों, इसकी सुरक्षा होगी, जैसे मान लो कोई सॉइल है, कोई सॉइल है
उसमें क्या होगा, वाटर का बहाव तेज है, वाटर का बहाव तेज है तो जो सोइल है, सोइल का क्या होगा, कटाव ज़्यादा होगा, कटाव ज़्यादा होगा तो उसकी फर्टाइल क्या होगी, फर्टिलिटी लॉस होगी, फर्टिलिटी उर्वरता लॉस होगी। तो अपन क्या करेंगे, एक फील्ड है, फील्ड का जो वाटर है उसको नाली बनाकर किसमें, जलाशय में या वाटर शेड में छोड़ देंगे। वाटर शेड में छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो मृदा की जो सोई फर्टिलिटी या उर्वरता है वो क्या होगी, बनी रहेगी। इसके बाद में है इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, मतलब स्थानीय, जैसे मान लो अपने खेत के आसपास से क्या आ रहा है, वाटर का जो जल अफवाह है क्षेत्र आ रहा है, तो अपन उसमें इन सिटू स्थानीय संरक्षण हो जाएगा, वाटर का क्या हो जाएगा, स्थानीय संरक्षण हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं इंक्रीजिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब जो ग्राउंड का वाटर लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो मृदा का या भूमि का क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, उससे भूमि की उपयोगिता के आधार पर अपन उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं वाटर शेड की वजह से। इसके बाद में है इंक्रीजिंग क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब अगर वाटर है अपने पास, वाटर का अफवाह क्षेत्र है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, वाटर की वजह से क्रॉपिंग इंटेंसिटी, फसल की सघनता भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल्स समझ में आएंगे। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। इसमें अपने को पूछ रहे हैं कि जो वाटर शेड होता है, वाटर शेड मैनेजमेंट होता है, उसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है, उसको प्रभावित कर सकता है। तो वाटर शेड के कैरेक्टर्स, वाटर शेड की विशेषताएं क्या क्या, साइज और शेप, वाटर की साइज और शेप भी क्या कर सकती है, वाटर शेड मैनेजमेंट को प्रभावित कर सकती है। टोपोग्राफी कर सकती है, और इसके बाद में सॉइल कर सकती है, और रिलीफ कर सकती है, मतलब इसकी ढलान कर सकती है। इसके बाद में क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर में प्रेसिपिटेशन आ जाएगा, और इसके बाद में आ जाएगा अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ, मतलब मात्रा और उसकी सघनता, जो वर्षा है उसकी सघनता। अगर वर्षा कम होगी तो वाटर शेड में पानी भी कम होगा, अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो वाटर शेड में पानी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं 12वें टॉपिक की, और 12वां टॉपिक अपना इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, क्या है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट में है दोस्तों कि इंटीग्रेटेड मतलब समन्वित, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, वाटर शेड के साथ साथ लैंड मतलब भूमि, वेजिटेशन, एनिमल और वाटर और ह्यूमन के कंजर्वेशन और रिजर्वेशन, रीजनरेशन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, यहाँ पर रीजनरेशन आएगा दोस्तों। मतलब वाटर शेड के साथ साथ लैंड, वेजिटेशन, एनिमल, वाटर, ह्यूमन कंजर्वेशन, इनके कंजर्वेशन और रीजनरेशन का भी अध्ययन करें। मतलब जैसे मान लो वाटर शेड का अपन अध्ययन कर रहे हैं, इसके साथ साथ अपन किसको ध्यान में रखें, लैंड को, भूमि को भी ध्यान में रखें, और किसको, वेजिटेशन को भी ध्यान में रखें, वनस्पति वगैरह को। इसके बाद में है एनिमल्स का ध्यान रखें, और वाटर एंड ह्यूमन के कंजर्वेशन और रिजनरेशन का भी ध्यान रखें। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट। अब जो IWM होता है, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, अभी इसको प्रमोट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब अनेक प्रकार की पॉलिसी शुरू कर रखी है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं, उनमें क्या है, वाटर के लिए मतलब सिंचाई के लिए वगैरह और जल निकास के लिए ऐसे वाटर शेड नहीं बने हुए हैं। तो ऐसे वाटर शेड बनाने के लिए बहुत प्रकार के प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक है दोस्तों IWMP। IWMP क्या है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, क्या है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर नेचुरल आएगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, अनुपयोग हो रहा है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो IWMP है उनको क्या कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का जो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहा है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे, एक तो सोइल को रोक सकते हैं, वेजिटेटिव को रोक सकते हैं, कवर और वाटर को रोक सकते हैं। वेजिटेटिव मतलब जो
वनस्पति वगैरह हैं उनका अपन संग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण क्या हो रही है, वनस्पति नष्ट हो रही है धीरे धीरे, और सॉइल भी क्या हो रही है, अनुपजाऊ हो रही है, और वाटर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन सभी को अपन सुधार कर सकते हैं किसके द्वारा, IWMP के द्वारा। अब इसके बाद में चलते हैं, जो IWM होता है इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, सही, इसके क्या क्या लाभ हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के क्या क्या लाभ है। पहला है दोस्तों इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक तो वाटर की क्वालिटी में क्या होता है, जो जल की क्वालिटी है उसमें क्या होता है, उसमें सुधार होता है, और बायोडाइवर्सिटी बैलेंस, मतलब जो जैव विविधता है इसमें बैलेंस बना रहता है, वनस्पति वगैरह सब अच्छी प्रकार से विकसित होगी तो बैलेंस बना रहेगा, वाटर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, पोल्यूशन कम होगा, और क्लाइमेट चेंज हो रही है, जैसे तापमान बढ़ रहा है, बरसात की कमी हो रही है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। और इसके बाद में एक्वाटिक हैबिटेट, मतलब जो ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो जलीय जीवन जीते हैं, तो वो भी क्या होंगे, वो भी अपना विकास कर पाएंगे। तो पहला तो होगा इन्वायरमेंट संबंधी। इसके बाद में चलते हैं दूसरे की ओर, इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या होता है, जैसे IW में वाटर शेड का मैनेजमेंट कर दिया, तो वाटर है वहाँ पर, वाटर है तो मैन्युफैक्चरिंग का भी क्या होगा, काम बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग की जो उद्योग वगैरह है, इंडस्ट्री वगैरह है, वो भी किसके, वाटर के आसपास में लगती है। इसके बाद में एग्रीकल्चर बढ़ेगा, वाटर है तो पानी की अच्छी उपलब्धता होगी और खेती भी बढ़ेगी। इसके बाद में है हाइड्रो पावर, मतलब जो विद्युत बनती है वो भी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, और फॉरेस्ट्री, मतलब ट्रीज वगैरह लगा सकेंगे, और टूरिज्म का भी अपन क्या लगा सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं ऐसे वाटर साइड पर। इसके बाद में है सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या क्या लाभ है, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है। इसके बाद में है फ्लड रिस्क, मतलब जो बाढ़ से जो रिस्क होती है वो कम हो सकती है। इसके बाद में है रिक्रिएशन, मतलब मनोरंजन के लिए सही रहता है ये, और लैंड का यूज हो जाता है अच्छे प्रकार से। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर, जो IWM है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट है, इसमें क्या क्या होता है, तो सोइल का कंजर्वेशन होता है। क्या होता है, सोइल का कंजर्वेशन होता है, फ्लड का क्या होता है, कंट्रोल होता है, फ्लड का क्या होता है, कंट्रोल होता है, वाटर का क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, प्लांटेशन होता है, सोल्यूशियल फॉरेस्ट्री होता है। जो IWM है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, सोइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, जो बाढ़ होती है उसका क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, और जो वाटर हार्वेस्टिंग है, मतलब जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण, मतलब एक तो जल और मृदा का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, मतलब उसको बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, बाढ़ को रोक सकते हैं, प्लांटेशन लगा सकते हैं पानी होगा तो, और इसके बाद में सोशल फॉरेस्ट्री लगा सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 14वां टॉपिक। 14वां टॉपिक अपने को क्या बोल रहा है दोस्तों, 14वां टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एरियाज। क्या पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एरियाज। 13वां टॉपिक अपना मॉडल वाला रह चुका है, तो उसको अपन आगे बढ़ेंगे। पहले है मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एरियाज। इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए, क्रॉप्स एंड वेराइटीज। पहले तो टॉपिक को समझिए कि टॉपिक में अपने को पढ़ना क्या है। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन रेनफेड एरियाज, मतलब रेनफेड एरियाज में अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। किसका करना है, क्रॉप्स का। क्या करेंगे, क्रॉप्स का मैनेजमेंट करेंगे। क्रॉप्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो है क्रॉप्स एंड वेराइटीज, मतलब अपने को क्रॉप्स का जो रेनफेड एरियाज है उनमें मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करना है, कैसी फसलें उगाएं बढ़िया तरीके से, बरसात आधारित खेती में कौन कौन सी फसलें कैसे उगा सकते हैं, कैसे अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। टॉपिक का कहने का मतलब ये है। देखिए दोस्तों, पहला है क्रॉप्स एंड वेराइटीज। मतलब पहला टॉपिक क्या होगा, क्रॉप्स एंड वेराइटीज, मतलब अपने को 75 से लेके 150 डेज की क्रॉप्स लेनी है। ऐसी क्रॉप लेनी है जिसकी अवधि क्या हो, 75 से लेके 150 दिन के लगभग हो। इसके बाद में है शॉर्ट टर्म वाली क्या लेंगे, क्रॉप्स और वेराइटीज का यूज करेंगे। इसके बाद में है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में अपने को क्या करना है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी में अपने को करना है
कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी अपनाएंगे, मतलब फसल की सघनता, फसल की जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू रेनफॉल, मतलब वर्षा के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर वर्षा अधिक होगी तो उनकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो भी क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। फिर इसके बाद में है मिक्सड और इंटर क्रॉपिंग। मिक्सड और इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि अपने को मिक्सड, मतलब जैसे मान लो कम जल मांग वाली और अधिक जल मांग वाली दोनों क्रॉप्स को क्या मिक्स्ड में बोए। तो मान लो अगर कम वर्षा हुई तो कम जलमंग वाली फसल उग जाएगी, और अगर अधिक जलमंग हुई तो अधिक वाली उग जाएगी। इसके बाद में मस्टर्ड और चिकपी उगा सकते हैं अपन। इसके बाद में है फर्टिलाइजर यूज ऑफ क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स में अगर अपन फर्टिलाइजर यूज करें रेनफेड फार्मिंग में तो अपने को एफाइन ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वाटर का क्या करता है, अधिक से अधिक संग्रह करता है। इसके बाद में है क्रॉप्स रेसिड्यूज। क्रॉप्स के रेसिड्यूज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ग्रीन मैन्यूरिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, हरी खादों का। और यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में है, आगे चलते हैं। इसके बाद में है टीलेज। टीलेज एंड सीडिंग प्रैक्टिसेस, मतलब अपने को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है, टीलेज करना है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो अपन टीलेज कर सकते हैं, अगर मॉइस्चर कम है तो टीलेज कम से कम अपने को करना चाहिए। इसके बाद में है सीड की डेप्थ अपने को किसके अकॉर्डिंग रखनी चाहिए, मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर ज़्यादा ऊपरी भागों में है तो ऊपरी भागों में सीड को बोना चाहिए, और अगर मॉइस्चर निचले भागों में ज़्यादा है तो निचले भागों में सीड की बोविंग करनी चाहिए। इसके बाद में है दोस्तों फॉरेज क्रॉप्स, मतलब अपने को चारा वाली फसलें उगानी चाहिए। क्या उगानी चाहिए, चारा वाली फसलें उगानी चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री उगाना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री साथ साथ उगाए तो प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। एग्रो हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों उगाए तो अपने क्या कर सकते हैं, अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप बोलोगे कि पानी तो है ही नहीं और फिर भी अपन एग्रीकल्चर की क्रॉप्स उगाए, हॉर्टिकल्चर की, तो जो हॉर्टिकल्चर के जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती है, जो क्रॉप होती है उनकी जड़ें कम गहराई तक जाती है। वीड का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। तो वीड का मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो वाटर की क्या होगी, बचत होगी और फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 15वां। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 15वां है कॉन्टीजेंट क्रॉप प्लानिंग फॉर एबरेंट वेदर कंडीशन। मतलब अपने को क्या करना है, ऐसी क्रॉप की प्लानिंग करनी है जो क्या हो, अनियमित मौसम संबंधी जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है, उनमें क्या हो, अच्छे प्रकार से लागू हो। ऐसी क्रॉप की प्लानिंग तैयार करें जो अनियमित वेदर कंडीशन में या एबरेंट वेदर कंडीशन में क्या हो, लागू हो। कैसे, देखिए दोस्तों, अपन मतलब इस टॉपिक का कहने का मतलब है कि ऐसी क्रॉप की प्लानिंग बताइए जो अनियमित वेदर कंडीशन है उसमें भी क्या हो, अच्छे प्रकार से यूज हो सके। देखिए दोस्तों, अगर अनियमित वेदर कंडीशन है तो उसमें प्रॉपर और टाइमली टीलेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रॉपर और टाइमली यूज करना चाहिए, टाइमली टीलेज करना चाहिए। कैसे, अगर अपन टीलेज करेंगे तो उसकी जो वाटर इनटेक मतलब वाटर ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, और वीड क्या होगी, कम होगी। वीट कम होगी तो एक तो ये अपने को उपाय करना चाहिए। इसके बाद में अर्ली सोविंग मतलब मानसून से पहले ही अपने को क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। इसके बाद में है चॉइस ऑफ सुटेबल क्रॉप, मतलब अपने को ऐसी क्रॉप की चॉइस चूज करना चाहिए जो कम वाटर की आवश्यकता रखे। क्या रखे, कम वाटर की आवश्यकता रखे और सहनशीलता रखे। इसके बाद में चलते हैं।
पहला अपना क्या हो गया, प्रॉपर और टाइमली टीलेज हो गया, इसके बाद में अर्ली सोविंग हो गया, इसके बाद में हो गया दोस्तों 24 ऑफ सुटेबल क्रॉप, मतलब सुटेबल क्रॉप का प्रयोग करें। इसके बाद में है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम अपन कम जल मांग वाली फसलें अपने को लेनी चाहिए, कम जल मांग वाली फसलें लें और मिक्स्ड क्रॉपिंग उगाएं। इसके बाद में यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, फार्म यार्ड मैन्योर का आदि का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि वो वाटर को अधिक समय तक ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इसके बाद में है टाइमली वीड कंट्रोल। अपन वीड कंट्रोल करते रहेंगे तो वाटर की कमी नहीं आएगी। जो वीड न्यूट्रिशन वगैरह और वाटर वगैरह लेगी, वो क्या लेगी, वो अपनी क्रॉप के काम में आएंगे। इसके बाद में है रेन वाटर मैनेजमेंट, मतलब जो रेन का जो वाटर है उसका अपन क्या करें, संग्रहण करें। रेन का फार्म पर एक तो रेन वाटर मैनेजमेंट करें, एक इंटर रो मतलब पंक्तियों के बीच में किसका वाटर का मैनेजमेंट करें। इसके बाद में है इंटरप्लॉट, इंटरप्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद में है इंटर रो, मतलब रो के बीच में और इंटरप्लॉट के बीच में भी कर सकते हैं। इसके बाद में है इसके बाद में लास्ट है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, मतलब जो लैंड है उसमें अपने को क्या करना चाहिए, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम अपनाना चाहिए। ये अपन नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे कि कैसे अपने को अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम अपनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने को यही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने को पूछ रहा है, एक तो है अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम और एक अपना क्या है, क्रॉपिंग सिस्टम। इनको अपने को समझना है। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम में अपने को क्या क्या करना है। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम मतलब वैकल्पिक उपयोग करना है, मतलब किसका, लैंड का वैकल्पिक उपयोग करें। वैकल्पिक उपयोग का मतलब देखिए दोस्तों, एग्रीकल्चर प्लस सिल्वीकल्चर, एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर में कैसे करते हैं, जैसे क्रॉप्स प्लस ट्रीज लगा दिए, क्या कर दिए, क्रॉप्स प्लस ट्रीज लगा दिए, इससे प्रोडक्शन अधिक होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो क्रॉप्स और ट्रीज लगा दिए, तो क्रॉप्स और ट्रीज लगा रहे, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम, मतलब वैकल्पिक उपयोग कर रहे हैं। किसका, लैंड का क्या कर रहे हैं, वैकल्पिक उपयोग कर रहे हैं। अब जो ट्रीज है, ट्रीज का प्रभाव किस पर नहीं पड़ेगा, क्रॉप्स पर नहीं पड़ेगा, क्रॉप्स का किस पर नहीं पड़ेगा, ट्रीज पर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से अपन यूज करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। सिल्वी पास्टरल, दोस्तों क्या है सिल्वी पास्टरल, मतलब पास्चर्स और एनिमल्स, मतलब घास की खेती करें और उसके साथ क्या करें, ट्रीज वगैरह लगाएंगे। इसके बाद में एग्री सिल्वी पास्टरल, मतलब क्रॉप्स उगा दिए, पास्चर उगा दिया, और इसके बाद में है एनिमल्स उगा दिए, और सॉरी एनिमल्स उगा दिए क्या, एनिमल्स का जो फार्म पर एनिमल्स रख लिए उनके लिए चारा लगा लिया, फॉडर वाली क्रॉप लगा ली। इसके बाद में है ट्रीज वगैरह लगा दिए। इसके बाद में है एग्री हॉर्टिकल्चर। एग्री हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाएगा, क्रॉप्स आ जाएगी और फ्रूट वाली क्रॉप्स आ जाएगी। इसके बाद में सिल्वी हॉर्टिकल्चर, सिल्वी हॉर्टिकल्चर में ट्रीज वगैरह आ जाएंगे, और इसके बाद में क्या आ जाएगी, फ्रूट स्पीसीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, फ्रूट स्पीसीज आएगी। इसके बाद में आएगा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में सिल्वी हॉर्टिफास्टल, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ट्रीज, फ्रूट स्पीसीज और एनिमल और पास्चर आ जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम। इसके बाद में है क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम आपने पढ़ ही रखा होगा पहले। अकॉर्डिंग टू सोइल एंड वाटर, मतलब जो अपन क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, सोइल और वाटर के अकॉर्डिंग अपनाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक ही फसल उगाएं, पूरे वर्ष में एक ही फसल उगाए, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रॉपिंग। जैसे आ जाएगा सोरगम। इसके बाद में मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि दो से ज़्यादा
फसलें उगाएं, एक वर्ष में 2 से ज़्यादा फसलें उगाएं। इसके बाद में है इंटरक्रॉपिंग, गेहूं प्लस सरसों, मतलब 2 फसलें, एक तो उगा दी क्या, गेहूं उगा दी, गेहूं के साथ साथ ही क्या उगा दिया, सरसों उगा दी पट्टियों में। इसके बाद में है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड मतलब बीच बीच में, जैसे मिक्स में ही बाजरा होगा, मिक्स में मूंग होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसके बाद में प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जैसे सोयाबीन के बाद में क्या आ गई, रागी की फसल उगा दी। इसके बाद में स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है पट्टियों में फसल लेना, जैसे एक पट्टी में सोयाबीन उगा दी, एक पट्टी में बाजरा उगा दिया, एक में मूंग उगा दिया, मतलब विभिन्न फसलों को क्या करना, पट्टियों में उगाना। इसके बाद में है रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग किसका टाइप है, मल्टीपल क्रॉपिंग का टाइप है। इसमें क्या करता है, एक कटाई होने से, एक फसल की कटाई होने से पूर्व ही क्या करते हैं, दूसरी फसल उगा देता है। जैसे मान लो आलू की बुआई कर देते हैं अपन मक्के की कटाई के दौरान, मक्के की कटाई से पूर्व, हार्वेस्टिंग से पूर्व ही क्या कर देते हैं, आलू की फसल को उगा देते हैं। इसके बाद में है एले क्रॉपिंग, एले पेड़ों के बीच में क्रॉप्स को उगाना ही क्या कहलाता है, एले क्रॉपिंग। ले फार्मिंग, ले फार्मिंग किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ग्रासेस, किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ग्रासेस को। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक 13वें की ओर। 13वां टॉपिक है अपना वाटरशेड मॉडल। क्या है, वाटरशेड मॉडल। वाटरशेड मॉडल क्या होता है दोस्तों, देखिए, वाटरशेड मॉडल विभिन्न जल संबंधी प्राकृतिक और मानव जातीय जो मानव जनित जो घटनाएं होती हैं उनका एक सरलीकृत और वैचारिक क्या है, प्रतिनिधित्व है। क्या है दोस्तों, वाटरशेड मॉडल एक क्या है, जल संबंधी जो प्राकृतिक और मानव जनित जो घटनाएं होती है उनका क्या है, सरलीकृत और वैचारिक क्या है, प्रतिनिधित्व है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वाटरशेड जो मॉडल है ये क्या है, जल संबंधी प्राकृतिक और मानव जनित घटनाओं का क्या है, एक सरलीकृत और वैचारिक प्रतिनिधित्व है। इसमें अपन क्या करते हैं, जल और तलछट, रसायन, पोषक तत्वों और सूक्ष्म जीवों के प्रवाह की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अनुकरण करना और इन प्रक्रियाओं पर मानव गतिविधियों के प्रभाव को मापना। मतलब जो जल है, रसायन है, तलछट है, पोषक तत्व है, सूक्ष्म जीव है, इनको जो इन पर जो मानव गतिविधियां होती है इनका क्या करना, मापन करना ही क्या कहलाता है, वाटरशेड मॉडल कहलाता है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जो अधिकांश वाटरशेड मॉडल होते हैं ये एक आदर्श परिदृश्य में पारिस्थितिक मॉडल में 3 क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए। जो वाटरशेड में मॉडल है इनमें मुख्यतः कितने क्षेत्रों को शामिल करना चाहिए, 3 क्षेत्रों। कौन सा, एक तो इन्वायरमेंट, एक स्थानीय मतलब स्थलीय आ जाएगा, एक जलीय ताजा पानी और समुद्री तंत्र। इन तीनों चीजों को वाटरशेड मॉडल में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं कि जो वाटरशेड मॉडल होता है इसकी स्टेप्स कितनी होती है। इसकी स्टेप्स होती है 3। पहला क्या होता है, फॉर्मुलेशन, दूसरा होता है कैलिब्रेशन, इसके बाद में है वेरिफिकेशन, इसी को कैलिब्रेशन को ही क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। इसके बाद में है एप्लीकेशन। क्या हो जाएगी इसकी स्टेप, फॉर्मुलेशन, कैलिब्रेशन और एप्लीकेशन। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। इसके नेक्स्ट के बाद जो क्रॉप्स के जो वाटरशेड मॉड्यूल होते हैं इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मेनली 2 भागों में, फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल्स में डिवाइड किया गया है। इसका आगे डिवाइडेशन किया गया है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, अगर चैनल नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर किसी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो 8690596638। इन पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो इस PDF के लिए। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के पास ज़रूर पहुँचाना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।